एक मिठाई बेचने वाला एक यूनिवर्सिटी कैसे चलाएगा? एजुकेशन वाले को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ जाता है। वो हम कहते हैं ना कि दुनिया में उन बुरे लोगों ने दुनिया का नुकसान नहीं किया, लेकिन उन अच्छे लोगों ने किया जो चुप रहे। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्म्स के, उनको भारत रत्न दिया हुआ है हमने। क्रिकेटर हैं, उनको भी भारत रत्न दिया हुआ है, लेकिन वो भी पैसा कमाते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट से कमाता है, कोई अपने गाने बेच के कमाता है, कोई अपनी फिल्में बेच के कमाता है, तो वो भी फिर गलत है। फिर हमने क्यों भारत रत्न दिया उनको? पैसे का क्या करते हैं आप, जो सैलरी आपको पार्लियामेंट से आती है? वो मेरे अकाउंट्स में पड़ा हुआ अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं। यदि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग हो रही है, यदि ऑफिशियल तरीके से हो रही है, एक देश के कानून के मुताबिक हो रही है, उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। सर, एलपीयू में बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, डिग्नेटरीज आए हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं। तो हमने सुना है आप प्रेसिडेंट ट्रंप को भी यहाँ बुला रहे हो, वो आने वाले हैं। नीरज चोपड़ा आपके यहाँ से ही हैं? बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हमारे यहाँ से है। और कौन कौन से प्लेयर्स हैं सर, बताइए ना। तो ओलंपिक 2020 का था, उसमें हमारे यहाँ से 14 प्लेयर्स गए थे, जिसमें नीरज चोपड़ा था, बजरंग पुनिया था। जो 2024 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें हमारे 24 बच्चे गए। सर, संसद की कैंटीन में खाना बड़ा सस्ता है। इसके ऊपर हमेशा बातें भी होती हैं कि यार आप लोग एमपीज़ हैं, आपके पास पैसे की कमी थोड़ी है, तो इतना सस्ता क्यों आप लोग खाते हैं? तो अगर एलपीयू में सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठ जाएं तो आप हमारी कैंटीन का भी उतना ही करिए रेट जितना आपकी कैंटीन में है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। आपके कैंपस में नॉनवेज नहीं मिलता? अभी नहीं मिलता है। तो ये जो बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे? देखिए, एक भारत की सभ्यता है वेजिटेरियन जी। शाकाहारी, तो हम उस सभ्यता को भी प्रमोट कर रहे हैं। धोनी भी आए थे यहाँ पे, तो धोनी से आपकी मुलाकात कैसी थी? फील्ड में भी शांत है और फील्ड के बाहर तो शांत होंगी। तो ही इज़ ए कंपोज्ड और वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, बहुत ही पॉजिटिव, अच्छे तरीके से बात करते हैं। शाहरुख खान भी यहाँ पर आए हुए हैं? शाहरुख तो कुछ ज़्यादा दिल वाले हैं। जैसे हमारे पास आए थे आधा घंटा के लिए और वो 2.5 घंटे तक डांस करते रहे। मोदी जी भी आपके कैंपस को विजिट कर चुके हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते मेरे कैंपस में आए हुए हैं। कब तक नशा मुक्त हो सकता है पंजाब, इस पे कैसे? जो उड़ता पंजाब मूवी आई थी, उसने बड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जैसे कि पंजाब ही ड्रग, बाकी पूरा हिंदुस्तान तो स्वर्ग ही है और पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं ड्रग नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही है। द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। नमस्ते दोस्तों, इस पॉडकास्ट को करने के लिए मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गया जहां की वाइब, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां का विजन टॉप नॉच, एक नंबर। कई सारे सवाल थे मेरे मन में, जैसे कि क्या बिजनेस चलाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट जरूरी होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन जरूरी होता है? क्या एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हमेशा साथ साथ चलते हैं? क्यों अंबानी और अडानी को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? क्या ये सही है? क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर का माहौल, और क्या सचमुच पार्लियामेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं या फिर सचमुच डिसीजंस लिए जाते हैं? क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई और कैसे चलती है एक बड़ी यूनिवर्सिटी? इसके अलावा भी बड़ी सारी सवाल हमने किए उनसे जो आज हमारे गेस्ट हैं, और ये सिर्फ डिग्रियां नहीं देते बल्कि सपनों को डायरेक्शन और गोल्स को डेस्टिनेशन भी देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारी बात हुई है मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर श्री अशोक मित्तल जी से। इसे देखिए, सीखने लायक बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में, और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। सर, कैसे हैं आप? जैसे आप हैं। ठीक है। आज सर एलपीयू में रौनक है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, एलपीयू में रौनक है और एलपीयू में ही रौनक है। जी सर। तो आज दोनों रौनक एलपीयू में एक साथ है। Thank you very much, हमारे sir. रौनक जी भी और टचवुड, वी हैव फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस। सर, अमेजिंग कैंपस है, काफ़ी बड़ा है, हमने टूर भी लिया, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कोशिश करते हैं या एक सेट ऑफ टीम चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको चैलेंज लगती है कि भाई 4 लोगों की टीम, 14 लोगों की टीम कैसे हैंडल की जाएगी, लॉट ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज। बट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये कैसे मैनेज हो रहा है सर? आई मीन जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। तकरीबन हमारे 40,000 स्टूडेंट्स हैं और 6,6500 के करीब स्टाफ मेंबर्स हैं। वेंडर्स का स्टाफ है वो अलग है। तकरीबन वी कैन से 50,000 पॉपुलेशन रहती है कैंपस में एक साथ। मैनेज कैसे हो रहा है ये तो मुझे भी मालूम नहीं, पर मैनेज ठीक ठाक हो रहा है। अभी हैव ए वंडरफुल टीम। हमारे पास अच्छी टीम है, बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड लोग हैं हमारे पास, जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रति, एजुकेशन के प्रति और देश के प्रति इतने कमिटेड हैं कि मुझे लगता है मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता और वो कर लेते हैं सब कुछ। सो एक कमिटेड टीम कैसे तैयार की जाए? क्योंकि ये आंसर स्टार्टअप वर्ल्ड के लोगों के लिए या जो भी अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि हाउ टू गेट अ गुड टीम। लोग कैसे हायर करें, कैसे टीम कैसे बनाएं? आप कह रहे हैं 6,500 लोगों की टीम है, यहाँ 6 लोगों की टीम नहीं बन पा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपकी टीम भी मैं देख रहा हूँ बहुत कमिटेड है। ये 6 लोगों की है। बट बड़ा सिंपल सा है कि अल्टीमेटली आपका एम क्या है।
यदि आपका उद्देश्य अच्छा है, मान लीजिएगा आप स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स की हम वेलबींग चाहते हैं, उनकी ग्रोथ चाहते हैं, और अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ से देश की ग्रोथ आती है। जब इस उद्देश्य के साथ आप काम करते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो भी आपके साथ कमिटेड हो जाते हैं। और ठीक है, सिस्टम में गलत लोग भी आ जाते हैं तो वो फिर रुक नहीं पाते, या तो वो खुद छोड़कर चले जाते हैं या सिस्टम उनको बाहर कर देता है, तो जैसे वीड आउट बोलते हैं। तो मुझे लगता है उस तरीके से स्लोली हमारी टीम बनी है। हम 25वें वर्ष में जाने वाले हैं, तो लोग भी समझ गए हैं। अब हमें अप्लाई भी वही लोग करते हैं जो समझते हैं कि हम इस सिस्टम में सर्वाइव कर पाएंगे और सिस्टम को कुछ दे पाएंगे। तो अब मुझे लगता है वो चैलेंज थोड़ा कम है अब हमारे लिए, शुरू में ज़्यादा होता था, और अब हमारे जैसे लोग ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो टीम बढ़िया बन रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको लगता है टीम के हर एक सदस्य को, जो फाउंडर है, उनके विजन से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो टिक पाता है सिस्टम में? ये तो मुझे लगता है हर जगह ही ये चीज़ ट्रू है। यदि देश है तो देश के विजन के साथ लोगों को जुड़ना जरूरी है। जो हम देश प्रेम बोलते हैं वही चीज़ आ जाती है। ऐसे कोई भी संस्था हो, उसका जो भी विज़न है उसके साथ जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और जुड़ रहे हैं लोग हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बोला, और अच्छा कर रहे हैं। एक मिठाई बेचने वाला एक यूनिवर्सिटी कैसे चलाएगा, ये ताना आपने शुरू में बहुत सुना होगा। वो एक कौन सी चीज़ थी जो आपको इससे बॉदर नहीं होने देती थी? देखिए, जब भी आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे ना, तो आपकी टांगें खींची जाएंगी, आपको ताने सुनने पड़ेंगे। शायद आप बड़ा छोटे तरीके से पेश कर रहे हैं, हमें तो बहुत बड़े तरीके से सुनना पड़ा था। जब स्टेट असेंबली पंजाब की में एजुकेशन की जो हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, LPU, उसका जब बिल पेश किया गया, तो उस दौरान जब बहस हो रही थी तो उस पर काफ़ी बुरा बोला गया, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड होते हैं डेफेमेशन केस से, क्योंकि आप असेंबली के फ्लोर पर बोल रहे हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ये हलवाई, ये लड्डू पेड़े वाले, ये बर्फ़ी बेचने वाले, ये कैसे यूनिवर्सिटी चलाएंगे, ये तो डिग्रियों को बेचेंगे, ये करेंगे, सब तरीके की बातें वहाँ कही गई। पर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं वहाँ था असेंबली में, तो मैंने सुना उनको, और मैं इस पोजीशन पे नहीं था कि मैं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मैं तो MLA नहीं था। लेकिन इस पोजीशन में मैं ज़रूर था कि मैं इनका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन बातों से नहीं, करके दूंगा, काम करके दूंगा। तो वो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं और अच्छा करूं, ताकि आने वाले समय में यही MLA साहब LPU की तारीफ करें। किया उन्होंने फिर? खुले दिल से तो नहीं किया, लेकिन मन दिल से उन्होंने जरूर किया। कौन थे वो, नाम बता सकते हैं? मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। Really sorry. पर मुझे तो वो मेरे पथ प्रदर्शक लगते हैं कि उन्होंने वो ताना दिया, वो ऐसे तर्ज कसे, तो मुझे उससे मोटिवेशन आई कि मुझे करके दिखाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, मुझे बेहतर करके दिखाना है। तो शायद जिस कमिटमेंट से मैं पहले करता, उससे मैंने डबल कमिटमेंट से मैंने भी काम किया और मेरी टीम ने भी काम किया, क्योंकि सभी हटते, और आज रिजल्ट आपके सामने। सो अब आप सदन के अंदर हैं, आप राज्यसभा MP हैं, तो कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी तो क्रिटिसाइज करेंगे आप किसी? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल को कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैंने किया भी नहीं है। पिछले 3.5 साल से मैं पार्लियामेंट में हूँ, और किसी को नीचा दिखाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन यस, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कुछ उस पर मैं ज़रूर क्रिटिसाइज करता हूँ, लगातार करता हूँ, और ज़रूर करूँगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पक्ष है उसको भी सीखने का मौका मिलेगा यदि वो इस चीज़ को ओपनली लेते हैं। ठीक है। और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। सर, मैं अपने गांव गया था, तो वहाँ पे 2 बुजुर्ग थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा कि जो भी एजुकेशन वाला होता है उसको कभी भी पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं लोग, अपनी ओपिनियन देते हैं खुलेआम। ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। मैं भी काफ़ी विजिट करके आया हूँ इस दौरान यूपी जी। तो वहाँ पर एक बाबा जी ने बोला कि एजुकेशन वाले को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ जाता है। एजुकेशन वाला थोड़ा एक सॉर्टेड व्यक्ति होता है, तो उसे नहीं आना चाहिए। उसके जवाब में दूसरे बाबा जी ने कहा कि एजुकेशन वाला है तो उसे आना ही चाहिए, क्योंकि वो नाप तोल की चीज़ें करेगा और वो सही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड एजुकेशन का है। तो ये आप पे भी अप्लाई होता है। तो एजुकेशन वाला अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो खुद बिगड़ेगा या सिस्टम सुधारेगा? देखिए, ये तो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन हैविंग सेड दिस,
एक हम अक्सर कहते हैं, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब देना चाहूँगा, हम अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में गलत लोग आ गए हैं, ठीक है। देश का ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। पर यदि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो जगह तो है ही वहाँ पर, हर सिस्टम में जगह है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे। यदि एक ज़मीन खुदी हुई है, उसमें साफ पानी नहीं बहेगा तो नाला बहेगा। तो ये अच्छे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बुरे लोगों को पॉलिटिक्स में ना आने दें। वो हम कहते हैं ना कि दुनिया में उन बुरे लोगों ने दुनिया का नुकसान नहीं किया, लेकिन उन अच्छे लोगों ने किया जो चुप रहे। हम महाभारत में भी जाएं, भीष्म पितामह इसका उदाहरण है, महान थे वो, लेकिन वो चुप रहे और कितना बड़ा जंग हो गई ना, कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छे लोग हैं, कोई भी फील्ड के हैं, एजुकेशन में है, वो चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे कल्चरल में है, चाहे फिल्म्स में है, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो बिजनेस में है, किसी भी फील्ड में है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पॉलिटिक्स मतलब आप देश की पॉलिसीज बनाएंगे, देश के लिए प्रोसेसेस बनाएंगे, देश को गवर्न करेंगे, स्टेट्स को गवर्न करेंगे। यदि अच्छे लोग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, आपकी नई जनरेशन्स का होगा। तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो मापदंड क्या है? कौन है, मतलब कैसे जज किया जाए कि पॉलिटिक्स में तुम्हें आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? क्या इसका फॉर्मूला है कुछ? देखिए, मुझे लगता है किसी भी चीज़ में आज के दिन में अंदर आने का या किसी चीज़ को ज्वाइन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत की हिस्ट्री, भारत का फ्रीडम मूवमेंट, भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम इस चीज़ का बहुत बढ़िया उदाहरण है। महात्मा गांधी जी आए, वो तो बैरिस्टर थे, बढ़िया प्रैक्टिस चल रही थी उनकी दुनिया में, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कूदे और देश को आज़ाद कराया। जितने भी हम अपने महान नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं आप सबकी हम बैकग्राउंड देखेंगे तो आमतौर पे सबकी बैकग्राउंड आमतौर पे बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं। अच्छे नेहरू जी थे, अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन यदि उन्होंने देश को कुछ दिया है पॉलिटिक्स में आके, तो उसमें क्या गलत है? यदि हम पुराने बिजनेसमैन जब बात करते हैं, टाटा जी, बिरला जी, उन्होंने पॉलिटिक्स को अलग तरीके से सपोर्ट किया। देश फ्रीडम मूवमेंट पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया उन्होंने। उस ज़माने में देश में मंदिर बनाए, देश में इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो हर एक ने सपोर्ट किया अपने अपने तरीके से। तो मेरे हिसाब से हर फील्ड के लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ख़ास तौर पे यदि मैं पार्लियामेंट के अपर हाउस, जो राज्यसभा जिसमें मैं भी हूँ, की बात करूँ, उसकी तो नींव इसी आधार पे रखी गई थी कि हर फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, टॉप लोग हैं, वो आएँ। यूके की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी सेम ही कंसेप्ट रहता है, वो भी अलग अलग फील्ड के लोगों को लेते हैं। भारत में भी ऐसा ही रहता है। और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स अपने अपनी विचारधारा रखते हैं, तो अच्छी चीज़ बन के आती है, अच्छे कानून बन के आते हैं, अच्छी रेगुलेशंस बन के आती है, अच्छे लेवल पे डिबेट होती है, देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम, देश की डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो क्यों नहीं आना चाहिए? सो कैसे जज किया जाए कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किसको आना चाहिए पॉलिटिक्स में? देखिए, यदि आप मुझसे पूछेंगे किसको आना चाहिए, तो मैं एक थोड़ा बात कहूँगा, शायद ये हर एक के लिए सही ना हो, लेकिन मेजोरिटी के लिए सही साबित हो सकती है कि जिसका पैसे से दिल भरा हो और जिसको अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए पैसे की ज़रूरत ना हो, मतलब सफिशेंट उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसको तो ज़रूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि हम आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है पॉलिटिक्स की? हम बोलते हैं करप्शन है, हर नेता करप्ट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिसको मन भरा हुआ है पैसे से, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है अपनी सर्वाइवल के लिए या अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए भी, यदि वो पॉलिटिक्स में आएगा तो शायद वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका एम पैसे कमाना नहीं होगा। उसका एम हो सकता है एम हो कि मेरा नाम हो, मुझे पावर मिले, ये तो हो सकता है, पर पैसे कमाना नहीं होगा। तो वैसे लोग आते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स सामने आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो बुरे लोग हैं वो सिस्टम से कम हो जाएंगे और अच्छे लोग बढ़ जाएंगे। तो जब अच्छे लोग 51% हो जाए तो ये डेमोक्रेसी है। आपके हिसाब से पैसे की भूख ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या पावर की भूख? देखिए, भूख दोनों ही प्रॉब्लम है लेकिन आउट ऑफ टू पैसे की ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें जब आप करप्शन करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बुराइयां ऐड हो जाती हैं। जब पावर की बात करें, पावर
भी कहते हैं ना, पावर मेक्स द मैन करप्ट, वो भी हो सकता है, लेकिन वो करप्शन यदि आप अपनी पावर मिसयूज कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन लोगों से न्याय नहीं कर रहे, तो यदि आप पावर की आपको चाह है लेकिन आप लोगों से न्याय कर रहे हैं, फिर मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है उसमें कि मैं आज पावर में आ गया हूँ कि मैं इस पे एफआईआर दर्ज कर दूँ, इसको गलत आदमी इसको मैं छुड़वा दूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। न्याय आप करें, फिर कुछ गलत नहीं है। सर, अक्सर देश में हमने कई सारे पॉलिटिशियंस को देखा है जो बिजनेस हाउसेस को टारगेट करते हैं या उनको कहते हैं कि भाई वो सरकार से मिलें। तो इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सो आपको लगता है ऐसा ये जो आरोप लगता है वो कितना जायज़ है? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि एक बिजनेसमैन को मैं समझता हूँ, एक हम गलत समझते हैं, एक ना हमारे पॉलिटिशियंस ने बनाया है, गलत परसेप्शन क्रिएट किया बिजनेसमैन के लिए, चोर हैं, ये पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया है। पर हम भूल जाते हैं इस चीज़ के लिए कि देश में 20 करोड़ लोग बिजनेस पे सरवाइव करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी आप बिजनेसमैन बोल सकते हैं। यदि वो सिस्टम में ना हो तो देश कैसा चलेगा? हमें बिजनेसमैन को जो चोरी का ठप्पा वो हटाना चाहिए। मैंने तो रादर प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया हुआ है कि यदि हम दुकानदार शब्द जो गाली बोलते हैं वो गाली नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बोलता है तो उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, ओके। दुकानदारी में बुराई क्या है? वो अपने लिए भी पैसे कमा रहा है, वो लोगों को नौकरियां भी दे रहा है, देश की तरक्की में भी सहयोग कर रहा है, टैक्सेस भी दे रहा है अलग अलग तरीके से। उसमें गलत क्या है? यदि वो गलत अनएथिकल तरीके यूज नहीं करता वो, तो उसमें क्या गलत है? यदि कोई नौकरी कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है तो वो भी गलत है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्म्स के, उनको भारत रत्न दिया हुआ है हमने। क्रिकेटर हैं, उनको भी भारत रत्न दिया हुआ है, लेकिन वो भी पैसा कमाते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट से कमाता है, कोई अपने गाने बेच के कमाता है, कोई अपनी फिल्में बेच के कमाता है, तो वो भी फिर गलत है। फिर हमने क्यों भारत रत्न दिया उनको? अल्टीमेटली अपनी उस आर्ट से या उस एक्टिविटी से वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली बिजनेसमैन है। तो उसमें गलत क्या है? यदि आप एथिकल वे से काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमी है। मिलिट्री पावर इज नॉट ए पावर, इकोनॉमिक पावर इज ए पावर नाउअडेज। और हम देख रहे हैं जितनी भी बातें चल रही है, टैरिफ, ये वो सब इकोनॉमी के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। ट्रम्प साहब भी वही बात कर रहे हैं, बाकी सारी यूएस भी, रशिया भी वही बात कर रहा है, यूरोप भी वही बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली बात जब इकोनॉमी की होती है तो इकोनॉमी मीन्स अल्टीमेटली हुज टू रन द इकोनॉमी? अल्टीमेटली बिजनेसमैन, राइट? तो उसको हम गाली गलौज क्यों दें? तो उसके मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे लगता है बाकी लोग भी होंगे। अब यदि मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि भारत सरकार में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? शायद 54 है। 54 में यदि मैं मिनिस्ट्रीज की कैटेगरी करूँ कि ये वेलफेयर के लिए है मिनिस्ट्री, ये डिफेंस के लिए है मिनिस्ट्री, ये, तो बाकी कौन सी बच जाएंगी? वेलफेयर में हम डाल देंगे, सोशल वेलफेयर डाल सकते हैं, हेल्थ डाल सकते हैं, एजुकेशन डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट डाल सकते हैं। वेलफेयर के लिए आ गया, डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, होम मिनिस्ट्री आ गई। उसके बाद क्या बचता है? जितनी मिनिस्ट्री हैं सारी इकोनॉमी पे है। तो हमारी 80% मिनिस्ट्रीज तो इकोनॉमी पे ही है जी। देश में 3 पार्लियामेंट सेशन होते हैं आमतौर पे, बजट, मानसून, विंटर। सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट सेशन। वो किस पर है? बजट, इकोनॉमी पर है। जब इकोनॉमी देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम वो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो सरकार को जो पैसा आ रहा है वो भी इकोनॉमी से आ रहा है। बिल्कुल। तो ये गलत नहीं शब्द यूज होना चाहिए। और सरकारों ने बदली किया है। 1991 से पहले तो बिल्कुल ही ठप्पा होता था, बिजनेसमैन मीन चोर, फ्रॉड, ये वो। लेकिन 1991 में जब श्री मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बदलने, उन्होंने इस परिभाषा को बदला और बिजनेसमैन की इज्जत बढ़ी और देश की तरक्की भी हुई। आज देश तरक्की पे जा रहा है। वो कौन लेके जा रहा है? आज ही मैं देख रहा था 8% से ऊपर GDP की ग्रोथ आ रही है। कौन ला रहा है वो? सो किसी भी पॉलिटिशियन को, बिजनेसमैन को गाली नहीं देनी चाहिए अनलेस वो स्पेसिफिकली उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, वो अलग बात है। उसके लिए जो देश का कानून है वो ध्यान रखेगा और रख रहा है। सबके लिए वही है। सबके लिए वही है। एक नौकरी पेशा वाला भी गलत कर सकता है, एक प्रोफेशनल भी गलत कर सकता है, एक आर्टिस्ट भी गलत कर सकता है। तो बिजनेसमैन को गाली क्यों? सर, बिजनेसमैन पे और कई बिजनेसेस पे
कई बार ये इल्ज़ाम लगता है कि ये जो बिजनेस हाउस है वो इस नेता को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है, फंड देता है, हम्म, और फिर नेता पे आरोप लगता है कि ये जब पावर में होता है तो ये बिजनेसेस को वो हेल्प करता है। हेल्प करता है। तो इसमें से ज़्यादा स्ट्रांग कौन हुआ, ये बिजनेस वाला क्योंकि वो पैसे दे रहा है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए, या वो इलेक्शन जीतने के बाद उसको पॉलिसी उसके फेवरेबल बनाता है? तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन हुआ इन दोनों में से? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, मतलब एक पुरानी पॉडकास्ट में, यदि हम बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की बात करें तो पॉलिटिशियन हु इज इन पावर इज स्ट्रोंगर देन बिजनेसमैन, इसमें तो दो राय है ही नहीं। बट जहाँ तक फंड देने की बात है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा लॉ अलाउ करता है पॉलिटिकल फंडिंग। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कैसे चलेंगे? मंदिर है, गुरुद्वारा है, वो कैसे चलेगा? एनजीओ है, वो कैसे चलेंगे? फंड तो चाहिए हर एक को। तो यदि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग हो रही है, यदि ऑफिशियल तरीके से हो रही है, एक देश के कानून के मुताबिक हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। तो सर कोई डिग्निटरीज आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं आप उनको मीठे में? मीठे में मोतीचूर लड्डू। तो उसकी कहानी सुन लेते हैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था तो एक लड़ाई बीच में बड़ी ज़्यादा हुई और ये कोर्ट तक भी पहुंची कि रसगुल्ले को जियो टैग कहाँ से मिले, उड़ीसा से मिले या वेस्ट बंगाल से। बंगाल से मिले। तो इस पर काफ़ी बहस हुई। तो मोतीचूर का आप ही के पास है क्या जियो टैग? हाँ, देखिए अभी तक तो किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। ओके। इंसिडेंटली मेरे फादर साहब 1961 में, पहले हम डिफेंस कंट्रैक्टर होते थे, मेरे फादर साहब ने वो छोड़कर मिठाई का या हलवाई का बिजनेस शुरू किया 61 में जलंधर कंटोनमेंट में। तो उस टाइम तक जो लड्डू होते थे मोटी बूंदी के हुआ करते थे। तो मेरे फादर साहब को था कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और इनोवेटिव और क्रिएटिव डिसीजन लिया कि जो लड्डू होते हैं वो मोटी बूंदी के होते हैं, वो बारीक बूंदी क्यों नहीं हो सकती, जो भी उनके दिमाग में आया। फिर उन्होंने उसकी सो कॉल्ड जो भी टेक्नोलॉजी बनाई या जुगाड़ बनाया, वो झरने होते थे जिससे बूंदी बनती थी, वो स्पेशल डिज़ाइन कराए, तो उससे बारीक बूंदी का लड्डू बनाया और बाद में वो मोतीचूर लड्डू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वो जो खोज थी वो मेरे फादर साहब की थी 1961 में। लेकिन नेचुरली हर चीज़ कॉपी होनी शुरू हो जाती है, तो 15-20 साल बाद वो कॉपी होने शुरू हो गए। मेरे ख्याल 2080 के आसपास वो कॉपी होने शुरू हो गए और अब तो पूरे हिंदुस्तान में वो बनते हैं। तो उस ज़माने में पेटेंट होता है, ये होता है, वो कहाँ पता होता था जी। बिजनेस शुरू किया, अच्छा चल पड़ा, बस उतना ही काफ़ी होता था। एंड वी फील कि कोई अच्छी चीज़ बनी है तो वो प्रमोट होनी चाहिए ना, उसको हम अपने तक क्यों लिमिट रखें। तो ये भी एक सोच साथ साथ थी मेरे फादर साहब की। जब हमने उनको कभी कहते थे पापा आपने ये क्यों नहीं किया, बोलते नहीं करने दो, अच्छा है ना कि पूरे हिंदुस्तान में चीज़ प्रमोट हो रही है। तो इसलिए लड़ाई का तो कोई इशू नहीं था। पर हुआ जलंधर में ही पैदा मोतीचूर लड्डू। तो मुझे लगता है कि ये हमारे परिवार के लिए और हम सब के लिए एक बड़ा खुशी का और हर्ष का विषय है। सर एलपीयू की बात करते हैं, आपके हिसाब से एक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट या डिग्री? देखिए हमारी यूनिवर्सिटी में एक शब्द हमेशा बोला जाता है, हम स्टूडेंट को जब भी एड्रेस करते हैं, हमारे सभी टीचर सभी सारे, या मैं भी कभी करता हूँ, तो एक ही शब्द होता है कि यू आर नॉट हेयर फॉर द डिग्री, यू आर नॉट हेयर फॉर द डिग्री, फॉर द डिग्री, यू आर हेयर फॉर ए करियर। कि जब आप अपना 3 साल 4 साल ख़त्म करके इस प्रांगण से बाहर जाएं, यूनिवर्सिटी के प्रांगण से बाहर जाएं, आपके हाथ में एक करियर होना चाहिए। डिग्री तो इंसिडेंटल है, वो आपका मेन एम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और करियर कैसे बनेगा? स्किल डेवलपमेंट करियर बनाने का एक हिस्सा है, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो करियर बनाने में मदद करती हैं। तो करियर होना चाहिए जब आप बाहर निकले, ये हमारा एम है। और इसके साथ साथ हम बच्चों को ये बोलते हैं बड़ा स्ट्रोंगली कि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, 3 साल या 4 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स प्रोग्राम में, तो जब आप फीस देते हो ना हमें, इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी को, वो आपको अपने स्टूडेंटशिप के दौरान ही कमानी है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? बिल्कुल है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर, तो यहीं पर आपको कमानी है। और जब आप वो कमाएंगे, उस प्रोसेस में जो सीखेंगे आप अपने प्रोग्राम से कमानी है, अपने डिसिप्लिन के अंदर रह के कमानी है, अपने डिसिप्लिन के अंदर प्रोजेक्ट्स करके उनको मार्केट में बेच के कमानी है, ताकि आप अपने डिसिप्लिन को, अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से सीख सकें। दुनिया के
थपेड़े खा सके, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, बेच सके, तब आप सक्सेसफुल हैं जी। तो वो एम होता है, मतलब करियर, वो भी आपको करियर बनाने में मदद करता है। तो ये एम लेके हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, करियर है, डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं है, स्किल करियर का एक हिस्सा है। एक हिस्सा। सर एलपीयू में बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, डिग्निटरीज आए हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं। प्रणब दा जब प्रेसिडेंट थे तो शायद वो 2 बार आए हुए हैं। तो हमने सुना है आप प्रेसिडेंट ट्रंप को भी यहाँ बुला रहे हो, वो आने वाले हैं एलपीयू। देखिए, हम चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, यदि वो कैंपस में आना चाहेगा, इससे ज़्यादा खुशी तो हमारे लिए कभी भी नहीं होगी। हम हमेशा ट्राई भी करते रहते हैं और हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। लेकिन हो सकता है ट्रम्प साहब मुझसे नाराज़ हो। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ लगाने का अनाउंस किया कि हिंदुस्तान पे 25% टैरिफ लगाएंगे, फिर उन्होंने कहा 50% टैरिफ लगाएंगे 27 अगस्त से, तो मैंने मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर और एक भारत के नागरिक होने के तौर पर उनको एक ओपन लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि आप ट्रम्प साहब ऐसा मत कीजिए, भारत को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भारत को आप दबा के नहीं कोई बात बना सकते, डिस्कशन से तो बना सकते हैं, या आप टैरिफ की धमकी दे के या टैरिफ लगा के आप भारत को नहीं झुका सकते। हाँ, डिस्कशन करें हम, उसके बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो देखेंगे। तो आप टैरिफ ना लगाएं 50% जो आप 27 अगस्त से लागू करने जा रहे हैं, पर और नहीं तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। जो मेरे हाथ में है कि मैं एज ए टोकन, सिंबॉलिक तौर पे अपने कैंपस में, एलपीयू कैंपस में अमेरिकन बेवरेजेस को बैन कर दूंगा। तो एलपीयू कैंपस में कोक बैन है? एलपीयू कैंपस, जो कि कोक हमारा मतलब एक अच्छा पार्टनर हुआ करता था, वो ऑल अमेरिकन बेवरेजेस, कोक नहीं, पेप्सी, कोक, अमेरिकन बेवरेजेस सभी बैन है। चाहे वो कोक है, चाहे वो फैंटा है, चाहे वो उनका वाटर है, चाहे उनके जूसेस हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स है, वो कोई भी अलाउड नहीं है, बैन है। कॉल तो नहीं आया कुछ? नहीं, वो इतने बड़े आदमी है, वो कहाँ मेरी परवाह करेंगे। लेकिन यस, वो, और हमने मुझे याद है 27 अगस्त को सुबह दिल्ली में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया कि हम इमीडिएटली, क्योंकि टैरिफ लागू हो गया था रात को 12 बजे, अमेरिकन टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे बैन होगा, तो हम इमीडिएटली अमेरिकन बेवरेजेस को बैन कर रहे हैं। मैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पे गए, वहाँ आशीर्वाद लिया उनसे, उसके बाद हमने ये बैन कर दिया। और मुझे खुशी है कि उसको हमने नाम दिया स्वदेशी 2, क्योंकि 1900 के आसपास जब ये ऐसा हादसा हुआ था पहले, तो उस टाइम भारत में स्वदेशी मूवमेंट आया था, और उसमें भारतीयों ने जो उस टाइम के ब्रिटिश कपड़े थे या यूरोपियन सामानों की होली जलाई थी। थी, तो वो स्वदेशी 1 था, तो ये स्वदेशी 2 है, और हम उसकी लीड लेंगे, एलपी उसकी लीड लेगा। और मुझे खुशी है कि उसी रात शाम को बड़े बड़े नेताओं ने, जो मुझसे तो बहुत ही बड़े हैं, देश के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों ने भी स्वदेशी का नारा दिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के हैंडल पर स्वदेशी अपनाओ का जोरदार अभियान चल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो क्लिक किया तो ट्रम्प साहब तो और ज़्यादा नाराज होंगे। पर मुझे लगता है वो बड़े इंसान है, वो छोटी बातों को नहीं देखेंगे। और यदि वो हिंदुस्तान आते हैं तो मैं ज़रूर उनको निमंत्रित करूँगा कि आए, बाकी देखते हैं। सर एलपीयू में फ्री एजुकेशन है? अगर है तो कैसे मिल सकती है स्टूडेंट्स को? देखिए, हमारे बहुत बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसमें जैसे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, तकरीबन 800-900 बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। फ्री एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनका स्टे भी फ्री है, उनका फूड भी फ्री होता है, कई बच्चों को ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सारा हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। और शायद देखा हमारे ओलंपिक में 24 बच्चे गए थे इस बार, वो एक अलग बात करेंगे हम। इसके अलावा आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो हमारे फौज के जवानों ने और हमारे पैरामिलिट्री के जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी जी, देश की रक्षा की और देश का नाम रोशन किया। तो एलपीयू ने उनकी उस कुर्बानियों को श्रद्धांजलि देने के तौर पर उन सभी 15 लाख डिफेंस फोर्सेस, जिसमें तकरीबन 12 लाख हमारे आर्मी के जवान और ऑफिसर्स आ जाते हैं, 1.25 लाख एयरफोर्स के आ जाते हैं, तकरीबन 75,000 नेवी के आ जाते हैं,
और 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं वो, मतलब 25 लाख लोगों को फ्री एजुकेशन देना ऐलान किया दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ओके। और ऑनलाइन मोड में डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर्स भी, मास्टर्स भी। और ऑनलाइन मोड की खूबसूरती यह है कि वो अपनी यूनिट में रहते हुए अपनी नौकरी करने के साथ साथ ये कार्य डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड में ही उनको सारा कंटेंट सप्लाई होता है, ऑनलाइन मोड में ही उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। और मुझे लगता है इतनी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम 25 लाख लोगों को किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने दुनिया में कहीं नहीं की। तो मुझे खुशी है कि एलपीयू ने उसका इनिशिएटिव लिया और इस स्कीम को हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। नीरज चोपड़ा आपके यहाँ से ही हैं? बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हमारे यहाँ से है। और कौन कौन से प्लेयर्स हैं सर, बताइए ना। देखिए, यदि हम बात करें प्लेयर्स की, तो जो ओलंपिक 2020 का था उसमें हमारे यहाँ से 14 प्लेयर्स गए थे, जिसमें नीरज चोपड़ा था, बजरंग पुनिया था। हॉकी के 7 लोग थे, जिसमें हॉकी का कैप्टन भी हमारे स्टूडेंट थे, और लोग थे। और देश के लिए गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लेके आए थे। अब जो 2024 में टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें हमारे 24 बच्चे गए। जब मैं 24 बच्चों को बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि देश से 117 गए। 24 मीन्स 20% कंटिजेंट जो भारत से गई ओलंपिक में वो एलपीयू के स्टूडेंट थे। दुनिया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने हमसे ज़्यादा बच्चे भेजे, 37, और हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आए। ये थे मेन ओलंपिक में। इसमें भी ये सिल्वर मेडल भी आया, ब्रॉन्ज मेडल भी आया। हॉकी का कैप्टन भी हमारा था इस बार भी। और इसके अलावा पैरा ओलंपिक में हमारे 14 बच्चे अलग गए, और वहाँ 2 गोल्ड शायद और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। तो इस तरीके से एलपी के बच्चों ने देश का नाम रोशन किया, बार बार तिरंगा फहराया, बार बार राष्ट्रगान दुनिया के मंच पर फैला। सर, रिस्क लेने का क्या फॉर्मूला है? आप गट फील पे जाते हैं या कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं? अभी तक तो मैंने गट फील पर ही गया। अब तक सब कुछ, बिजनेस से लेकर अब तक पार्लियामेंट में जाने का डिसीजन भी बिल्कुल कैलकुलेशन शायद करता। तो हालांकि मैं ये इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करूँगा, ये भी नहीं कहूँगा कि सबको ये फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर बाई चांस से मेरे केस में चल गया। हम मिठाई वाले थे, कुछ लगा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, नया किया जाए, तो ऑटोमोबाइल डीलरशिप ट्राई की बजाज की, बिना जाने के कैसा रहेगा। यहाँ ठीक रहा पर मारुति की। फिर सोशल सर्विस के तौर पे हम एजुकेशन में आए 2001 में, कैसा रहेगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, पर ठीक रहा। 2005 में यूनिवर्सिटी बनी, वो भी ठीक रहा। पार्लियामेंट भी अब तक ठीक ठाक चल रहा है। तो सो पार्लियामेंट में मज़ा आता सर आपको? हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल एंजॉय करता हूँ। आई डू एंजॉय पार्लियामेंट वर्क। सो पॉलिटिक्स में आने के बाद कौन सा ऐसा एक मिथ है जो आपका टूटा, कि बाहर रहते थे तो दिखता था कि नेता लोग ऐसे हैं, लेकिन अंदर जाके पता चला नहीं, ये तो ऐसे हैं? बाहर रह के तो मुझे लगता है हम सब लोग ना नेताओं को गालियाँ निकालते हैं ना, उन पर डिपेंड भी करते हैं, उनको गालियाँ भी निकालते हैं। लेकिन अंदर जाके ये पता लगा कि हर नेता के 2 रूप होते हैं, एक पब्लिक लाइफ में, एक प्राइवेट लाइफ में। पब्लिक लाइफ में आते हैं, रैलीज होती हैं, रोड शोज होते हैं, वहाँ भी ये चलता है सब कुछ। लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पर बैठते हैं और कोई भी बात करते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है उनसे अच्छे बढ़िया दिल के लोग कोई भी नहीं होते। अच्छा, खुले दिल से बात करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते। हालांकि मैं तो सबसे जूनियर में आ जाता हूँ, तो बाकी तो इतने सीनियर लोग बैठे हैं जो 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2-2 3-3 बार मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, और पर पर्सनल लाइफ में दे आर सो नाइस। सर, इसीलिए भरोसा नहीं होता ना कि आप लोग कैमरे पे अलग होते हो और फिर अंदर अलग होते हो। क्योंकि हम अपने बच्चों को और सबको बोलते हैं कि जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, यहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हर चीज़ का एक अपनी लिमिटेशंस होती है या मर्यादा होती है, अंडरस्टूड, या ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं एक प्रोफेशंस का, एडवोकेट्स का। मैं, क्योंकि मेरी डिग्री लॉ की है, तो मैं ये बात खुल के बोल सकता हूँ, अदरवाइज शायद मेरे पे डेफमेशन हो जाता। कि जब कोर्ट में आप केस लड़ते हैं, एक पक्ष का एक विपक्ष का है, तो वो आपस में खूब लड़ते हैं कि तू गलत, मेरा क्लाइंट ठीक, मेरा क्लाइंट ठीक, ये बात होती है। लेकिन जैसे केस खत्म करते हैं, वो इकट्ठे लंच ले रहे होते हैं, तो उनको तो कोई नहीं बोलता ये कि आप उधर एक्टिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे। वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी कर रहे थे। ठीक है। ऐसी पार्लियामेंट है,
यदि वो एक पार्टी का है, दूसरी पार्टी का है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी कर रहा है, या अपने पार्टी का मैंडेट के हिसाब से काम कर रहा है, वो पार्टी के मैंडेट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो करना भी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको एमपी की एमएलए की टिकट दिया और आपको जिता के यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना आपकी जिम्मेवारी है जी। लेकिन पर्सनल लाइफ में यदि आप ऐसा नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई गलत नहीं है ना। तो हम हर बात पे पॉलिटिशियंस को बुरा क्यों कहते हैं ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिशियन बन गया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न किया ये। और एक वकील होने के नाते आपने अपने फेलो एमपीज को डिफेंड भी कर लिया, तो फुल पॉइंट्स। थैंक यू। नहीं, मैंने अपने आप को डिफेंड किया। सर, संसद की कैंटीन में खाना बड़ा सस्ता है, इसके ऊपर हमेशा बातें भी होती हैं कि यार आप लोग एमपीज हैं, आपके पास पैसे की कमी थोड़ी है, तो इतना सस्ता क्यों आप लोग खाते हैं? आप लोगों को खुद बोलना चाहिए कि इसको महंगा करो। तो आप इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, यदि आप मुझसे पर्सनल पूछेंगे, मैं यही कहूँगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस तक तो ठीक है, लॉस पे नहीं होना चाहिए, सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी बड़ा थोड़ा और लगता है कि वो 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की कॉफ़ी, तो जबकि हमारे देश के आम नागरिक को तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। और भारत सरकार या पार्लियामेंट हमें लाख सवा लाख रुपए का वेतन भी देती है महीने का, और हर सिटिंग का 2,000 या 3,000 रुपये देती है। वॉकआउट करने पे काट लेती है, नहीं काटती? बिल्कुल नहीं काटते। कटना चाहिए पर काटते नहीं है, वो सब देती है। तो ये हमारे लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पर यदि मैं बोलूँगा तो मेरे फेलो एमपीज मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, पर पर्सनल लेवल पे मैं महसूस करता हूँ कि एट पार तक ठीक है, लेकिन स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। जो देश की जनता को मिल रहा है, हमें उससे बेहतर नहीं मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। तो आपका फेवरेट क्या है पार्लियामेंट की कैंटीन में? आप जाते हैं वहाँ खाना खाते हैं या घर से टिफिन लेके जाते हैं? नहीं, मैं घर से टिफ़िन तो नहीं लेके जाता हूँ। एक तो मैं मसाला चाय पीता हूँ वहाँ ज़रूर। कितने की है वो? 5 रुपए की। अच्छा, 5। हाँ जी। और एक चने मैं ज़रूर लेता हूँ कर्ड के साथ। वो मेरे अपनी फॉर्मेशन है। चना और अलग से कर्ड अलग से, दैट आई टेक ड्यूरिंग लंच। तो आपका मतलब 15-20 रुपए में चाय और खाना सब हो जाता है वहाँ पे? टेक्निकली यस, बट चलो आप टिप दे देते हो अलग, वो बात अलग है। क्योंकि हमें लगता है यार ये बात हम होटल में लेते तो 300 रुपये की होती है। ये चाय तो मुझे लगता है किसी भी होटल में, यदि आप 3 स्टार में भी जाएंगे तो 250-300 की होगी, 5 स्टार में जाएंगे तो 800 की होगी, और यदि किसी रनिंग शॉप पे भी लेंगे तो 25-30 रुपये की होगी। तो बाकी वो बेचारे सेवा करते हैं हम लोगों की, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जो भी कर सके उनके लिए करें। तो अगर एलपीयू में सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठ जाएं और बोलें कि सर अब आप राज्यसभा के एमपी भी हैं, तो आप हमारी कैंटीन का भी उतना ही करिए रेट जितना आपकी कैंटीन का है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे एमपीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी तरफ देखते हैं, पब्लिक हमारी तरफ देखते हैं, जिसने हमें चुन के भेजा है जी। वो हमारी तरफ देखते हैं, और उनको कोई भी चीज़ बुरी लगे तो मुझे बुरी लगती है। सबसे स्मार्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके हिसाब से कौन है जिनसे आपने इंटरेक्ट किया है? देखिए, एटलीस्ट मैं एक बात तो बड़े कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तकरीबन 244 राज्यसभा में मुझे छोड़कर, और 543 लोकसभा में, वो सारे मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। बट आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस कौन करता है आपको? आप कोशिश करते हैं कि जब हर बार जब सेशन चल रहा हो तो आप इंटरेक्ट करें, कुछ सीखने को मिले, कुछ शेयर करें, कोई ऐसा है आपका फेलो एमपी? नहीं, देखिए, मैं तो सभी को सीनियर एमपी ही बोलूँगा, फेलो तो नहीं बोल पाऊँगा मैं उनको, लेकिन मुझे सीखने को तो बहुत मिलता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री देवेगौड़ा जी, वो राज्यसभा के एमपी हैं। वो हर रोज आते हैं, 90+ की उनकी एज है, थोड़ा सहारा लेके वो आते हैं, हर रोज आते हैं वो। मैं उनके पास एक बार चला गया, प्रणाम किया उनको कि मैं कहा सर आप आते हो इतना एफर्ट्स करके, आप आमतौर पे बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, फिर भी आप क्यों आते हैं? बोलते जी मैं अपने आप को एक्टिव रखना चाहता हूँ इस एज में भी। बोलते यस, नहीं मैं रखूँगा तो मेरी एज और कम हो जाएगी। कितनी बड़ी लर्निंग है उनसे। देश के पूर्व प्रधान श्री मनमोहन सिंह जी भी आते थे,
तो जब तक मैं गया वो थोड़ी सेहत उनकी डाउन थी, तो वो काफ़ी कम आते थे, लेकिन वो भी आते थे। सोनिया जी भी आती हैं, देश की बड़ी नेता हैं वो। चलो, बाकी मैं ओपोजिशन की बात करूं, ट्रेजरी बैंक की बेंचेस की बात करूं, वहाँ तो सभी आते ही हैं। तो उनका जो एंथुजियाज्म देखने को मिलता है लाइफ के प्रति, देश के प्रति, उससे ज़्यादा शिक्षा आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं दिग्विजय सिंह जी, बाई चांस मेरे नज़दीक ही बैठते हैं, तो मुझे कई बार मौका मिल जाता है उनके साथ बैठने का भी। मुझे याद है एक बार सभी एमपीज की फ़ोटो खींची जा रही थी, 800 मेंबर पार्लियामेंट की एक साथ फ़ोटो खींची जा रही थी। तो नेचुरली वो जगह की कमी हो गई, तो उनको फिर देखा गया कि वो थोड़े पीछे खड़े हुए हैं, तो उनको चेयर ऑफर हुई कि किसी ने कहा जी आप चेयर, बोलते नहीं, ही सेट ऑन द फ्लोर। कार वहाँ तो उस टाइम दरी भी नहीं थी, वहाँ बैठ के उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, और उनके साथ साथ और लोग भी फिर बैठ गए। और हम समझते अपने आप को जी चलो हमें सीट तो नहीं मिलती, चलो हम खड़े तो हो जाएं जी। तो मैं देख रहा था दूर से, मैं खड़ा हुआ था किसी पिछले बेंच पे, तो कितना सीखने को मिलता है कि इतना कुछ जिंदगी में पाके भी वो कितने डाउन टू अर्थ है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल याद आने शुरू हो जाएंगे, आप मुझसे पूछेंगे तो। सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता? एक एमपी भी हैं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं आप अंदर से बात करके फेवर ले सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए किसी नेता से। देखिए, कोई भी एमपी होगा, हाँ। वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा अपनी जीविका कमाने के लिए, या अपनी सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ तो कर रहा होगा। यदि एक एडवोकेट एमपी है तो वहाँ पर एडवोकेट बिल भी पार्लियामेंट में ही आता है। यदि कोई फिल्म इंडस्ट्री का एमपी है तो वहाँ उनके भी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के कानून वहाँ पर आते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा आपके साथ जी। कोई भी एमपी ऐसा नहीं होगा जिसकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा कार्य ना हो जो कि वो ना कर रहा हो। एक आधा एग्जांपल मान लीजिएगा, रूलिंग बेंचेस भी हैं, अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जितने एमपी हम सब इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने का कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो उसमें हम अपने लिए कानून बना रहे हैं, तो वहाँ भी हम बाइस्ड हो सकते हैं कि मुझे ये सूट करता है, मुझे ये सूट नहीं करता, पर बनाते तो एमपी लोग ही हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अछूते हो, खासतौर पे पार्लियामेंट में। तो अब उसका आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहें या आप कंट्रीब्यूशन कहें जी, कि यदि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से हूँ, तो इस मान लीजिएगा मैं एजुकेशन से हूँ, तो इस फील्ड में जो कमियां हैं, पॉलिसी पैरालाइसिस है, पॉलिसी में डेफिशिएंसीज हैं, मैं उनको बेहतर तरीके से पेश कर सकता हूँ। और क्योंकि देश का या दुनिया का कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अकेला आपके दम पर तो होता नहीं है। तकरीबन लोकसभा राज्यसभा में मिला के 245 और 543 एमपीज हैं, तकरीबन 800 के करीब। तो डिसीजन तो उन 800 ने मिलकर लेना, अकेला सिंगल एमपी ने नहीं लेना। ठीक है। तो आप अपनी बात कह सकते हैं, पर आप इन 800 एमपीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। हाँ, यस, एक जैसे हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो एजुकेशन की भी है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कभी भी। ओके। क्योंकि वहाँ 31 एमपीज होते हैं, तो आई फील एटलीस्ट कि आई मे इन्फ्लुएंस मोर देयर, तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। सो एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कौन सा रिफॉर्म है जो आपको लगता है कि जल्द से जल्द होना चाहिए और उसको आपका सपोर्ट रहेगा? देखिए, एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उस पॉलिसी की एग्जीक्यूशन जो कि स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने करनी है और रेगुलेटरी बॉडीज़ ने करवानी है, ठीक है, वो सही तरीके से हो तो बेस्ट रिफॉर्म आएगा। पॉलिसीज़ तो अच्छी से अच्छी बन सकती है, वो बनाना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है किसी भी चीज़ में होता है एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है। तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो और उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज उसको दिल से सपोर्ट करें, डंडा ना चलाएं, फैसिलिटेट करें ना कि रेगुलेट करें, तो वो बेहतर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ओपन एटीट्यूड से आगे आएं, और मुझे लगता है आएंगी, और हम लोग इंस्टीट्यूशंस उसको अडॉप्ट करें, ये समझते हुए कि ये बच्चों के हित में है और देश के हित में है। सर, देश के हित में कई सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर होती हैं,
लेकिन ऑपोजिशन का रोल भी ऑपोजिशन का ही होता है, तो कई मौके होते हैं जब पॉलिटिक्स के चलते ही वॉकआउट करना पड़ता है कि मेरे को वापस जाना है। तो आपका भले मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको वॉकआउट करना ही पड़ता है? देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो नया चीज़ आई थी, ये राजीव गांधी जी लेके आए थे, विप विप की पावर। क्योंकि पहले आयराम गयाराम बहुत होता था कि एमपी कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो जब वो 84 में या 85 में प्रधानमंत्री बने द्वारा, तो उन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म लेके आए थे। उसके अंतर्गत ये विप की पावर आ गई। अब विप की पावर ये कहती है कि पार्टी जो बोलती है आपकी, क्योंकि आप अल्टीमेटली पार्टी के सिंबल पे, पार्टी की टिकट पे, पार्टी के सपोर्ट से पार्लियामेंट में आए हैं। सही बात है। तो जो पार्टी ने स्टैंड लिया वो आपको सपोर्ट करना है, कुछ भी हो, चाहे किसी बिल के पक्ष में या विपक्ष में वोट करनी है, या किसी और मुद्दे पर करना है, और जिसमें एक मुद्दा वॉकआउट करने का भी है। तो वो पार्टी को सपोर्ट करना होता है आपने, क्योंकि उसी की वजह से आप पार्लियामेंट में हैं। ठीक है। तो ये दोनों पर लागू होती है इक्वली। तो वो हम फॉलो करते हैं, चाहे दिल कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। अल्टीमेटली जो सिस्टम बोलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जो हमारा लॉ बोलता है, तो उसको हम फॉलो करते हैं और करेंगे, सभी करते हैं। सर, एलपीयू मार्केटिंग बहुत करता है अपनी, ये इल्ज़ाम लगता है आप पे, इसका क्या जवाब है? नहीं, इसका बड़ा अच्छा जवाब है। पहले तो मुझे लगता है जितनी मार्केटिंग हम पहले क्या करते थे उससे बहुत कम करते हैं। अच्छा। काफ़ी कम कर दी है। दूसरा ये, देखिए, हम प्राइवेट सेक्टर में और कंपैरेटिवली नहीं है। जो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पहले से थे, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी बाद में आया। तो उनकी लेगेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। खासतौर पे मैं IITs IIMs की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमें बच्चे लाने हैं और क्वालिटी बच्चे लाने हैं। तो जब क्वालिटी बच्चे लाने हैं तो आप ये चाहेंगे कि यदि मेरे पास X नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 10x कम से कम एप्लीकेशंस आए, सो दैट आप क्वालिटी स्टूडेंट को चूज़ कर सकें। तो वो करने के लिए आपको उनको रीच आउट करना है। तो वो हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से हमारी क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है, जिस तरीके से हमारी अचीवमेंट्स आ रही हैं LPU की, वो हमारा खर्चा प्रमोशन पे और कम होता जाएगा। हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं वो पैसा बच्चों की भलाई पे खर्च करें, पर बीइंग न्यू हमें वो करना पड़ता है। मैं इसमें भी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कितनी पुरानी है। कोई 100 साल पुरानी है, कोई 125 साल पुरानी है, कोई 75 साल पुरानी है। जब इलेक्शंस आते हैं तो वो प्रमोशन पे खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? बड़ी से बड़ी कंपनी जो कि 200 साल पुरानी भी है, कोक है, अल्टीमेटली उनको रीच आउट करना क्यों खर्च करते हैं? कोई भी कंपनी है फॉर दैट मैटर। तो जब एक ये सब कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी खर्चती है और बुरी तरह से खर्चती है, तो इंस्टीट्यूशंस को भी करना पड़ेगा ना। सर, कितनी कंट्रीज से हैं LPU में बच्चे? देखिए, हम प्रिविलेज्ड हैं कि LPU में पहले तो हिंदुस्तान के सभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से बच्चे हैं। लक्षद्वीप और दमन-दीव से भी है? वहाँ से भी हैं। अच्छा, ओके। और तकरीबन 50 कंट्री से, विदेशों से बच्चे हैं हमारे पास। तो हमारा एक डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी है, और उस डाइवर्सिटी से बच्चा सीखता है। हम वो कहते हैं जो असली लर्निंग है क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम से बाहर होती है। जो LPU का सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ ये है, डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। जब वो यहाँ से पास आउट करके कॉर्पोरेट जगत में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, तो उनको अपने किसी तरीके लोगों से भी ना एडजस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है। किस कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग होंगे सर, स्टूडेंट्स? हमारे SAARC कंट्री जो आसपास हैं उनसे हैं, अफ्रीकन कंट्री से हैं, यूरोपियन और अमेरिकन से अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम एक सेपरेट इनिशिएटिव लेके वहाँ भी रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के बच्चे नहीं हैं। शायद वो हमारी लेगेसी ऐसी रही, क्योंकि पहले सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते थे, उन्होंने कभी बाहर का बच्चा लिया ही नहीं। जैसे IITs में IIMs लूँ तो वहाँ बाहर के बच्चे नहीं आते, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करता उनको जी। तो वो फिर जैसे होता है ना पाँव पड़ना, तो विदेशी बच्चों का इंडिया में पाँव नहीं पड़ रहा, यूरोपियन और अमेरिकन बच्चों का। तो मुझे लगता है ये एज ए कंट्री हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम सेपरेट इनिशिएटिव ले रहे हैं।
लेकिन हमारे पास जैसे 6 मंथ्स में या 2 मंथ्स के हमारे शॉर्ट प्रोग्राम होते हैं, उसमें यूरोपियन और अमेरिकन बच्चे भी आते हैं। आपके कैंपस में नॉनवेज नहीं मिलता? अभी नहीं मिलता है, अभी तक तो नहीं। तो ये जो बाकी कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे देखिए, एक भारत की सभ्यता है वेजिटेरियन जी। शाकाहारी, तो हम उस सभ्यता को भी प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो बच्चे हमारे देश के दूसरे कोनों से आते हैं या विदेशों से आते हैं, या हमारे अपने पंजाब के भी हैं, उनको हमने काफ़ी शाकाहारी बना दिया। एटलीस्ट मुझे लगता है हफ्ते में 5 दिन तो वो शाकाहारी कम से कम रहते हैं, 1-2 दिन बाहर जाके ले लेते हैं। अच्छा, वो उतनी परमिशन है उनको कि बाहर जाके नहीं, बाहर जाके तो कुछ भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, पर मैं एवरेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भारत के इस कल्चर को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। बढ़िया सर। माई राइट टू ईट, ऐसा कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं होता अंदर? मत सिखाओ बच्चों को ये। नहीं, वी हैव वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके। और ये बात हम पहले बता देते हैं उनको जी। एंड वो हमसे पूरी कोऑपरेशन करते हैं इस मामले में। रादर हमारे डोमिनो हैं या और में, वो भी शाकाहारी हैं। सर, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। 50 कंट्रीज से हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, इस पे भी डिस्कशन होता होगा एलपीयू में। क्या विजन है आपका? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए उसके लिए? इस पे डिस्कशन नहीं होता, इस पे एक्शन होता है। ओके, क्या हो रहा है? एलपीयू में हमारे एक फुल फ्लेज्ड डिवीज़न है, मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट से ऊपर डिवीज़न आता है। एक फुल फ्लेज्ड डिवीज़न है जिसमें तकरीबन 150 लोग काम करते हैं। वो बच्चों की मेंटल हेल्थ और जो मेंटल इश्यूज़ या पर्सनल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं जी। जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें और एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें लाइफ के टिप्स हम सिखाते हैं उनको, स्ट्रेस बस्टिंग टिप्स सिखाते हैं, उनको मदद करते हैं। और अलग अलग जो रेमेडीज़ हैं या अलग अलग थेरेपीज़ हैं, उनकी सबकी कैंपस में अवेलेबिलिटी है। तो वो हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है फॉर्चुनेटली। और कोशिश होती है कि बच्चों में स्ट्रेस हो तो टाइमली वो एड्रेस हो सके। फिर इसके अलावा हमारे बच्चों से रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, एक RMS बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मोड में है। ओके। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा उस पर डाल देता है, तो वी रीच आउट टू सपोर्ट हिम, या फ़ोन कर दे, वो भी है। ऑफ कोर्स इमीडिएटली स्टाफ भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये भी एक मोड है हमारा। स्टूडेंट्स डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम है? कोई तरीका मेरे ख्याल हमारा जो स्टूडेंट रिलेशनशिप सिस्टम है शायद वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज होगा। ओके। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, एवरी वीक 2 days, अपार्ट फ्रॉम रिटर्न कम्युनिकेशन, अपार्ट फ्रॉम रीचिंग आउट टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम, जो कि जैसे 150 लोगों की टीम है, उसके अलावा वो अपने हेड ऑफ स्कूल के पास हफ्ता में 2 दिन फ्री टाइम होता है, विदाउट अपॉइंटमेंट दे कैन गो टू वाइस चांसलर विदाउट अपॉइंटमेंट, एंड मोर सो दे कैन गो टू प्रो चांसलर। ओके। 2 days a week, 2 hours each day। तो तकरीबन 50-60 बच्चे मतलब 2 बार वीक में आए होते हैं। तो अपनी कोई भी समस्या वो रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोशिश की जाती है कि उनकी सभी जायज़ समस्या का हल हो, और एट द अर्लीस्ट और होता है। ओके। सो सबसे चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशन आपका किन के साथ होता है? स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्टाफ के साथ होता है, या रेगुलेटर्स के साथ होता है? मेरा डायरेक्ट तो शायद किसी के साथ भी नहीं होता, अभी तो आपके साथ हो रहा है। आप सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहे हैं मुझे, इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरी तैयारी से आप आए हैं। स्टूडेंट से मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है। यस, मैं अपने स्टाफ से ज़रूर मिलता हूँ, और कोशिश ये रहती है उनसे पूछें आपकी क्या समस्या है, तो वो चैलेंज पुट करते हैं। कई बार ऐसी समस्या बताते हैं शायद उसका सोल्यूशन नहीं होता, बट वो हमें फूड ऑफ थॉट देता है कि हम उसको कैसे आगे इम्प्रूव करें अपने सिस्टम को, प्रोसेसेस को, ताकि हम बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी बन सके। सर, स्टूडेंट्स की फीस को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा कम हो, उसमें मिले, तो ऐसे कंसर्न्स आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ। आपका कोई बच्चा होगा कोई? हाँ, मेरा एक बेटा है 7 साल का। 7 साल का, उसकी कितनी फीस देते हैं आप? मैं पैसे में तो नहीं बताऊंगा, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मैंने MBA किया था, तो जितनी मेरी 2 साल की फ़ीस थी उतनी उसकी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर की फ़ीस है। तो अब आपने मेरा जवाब खुद ही दे दिया। ठीक है। हिंदुस्तान में 50 ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीस 20 लाख से ऊपर है। ओके। 200 ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीस 10 लाख से ऊपर है। IIM जो कि सरकारी है, कुछ छोड़ के कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलेगा जिसकी 10 लाख से ऊपर फीस होगी। 20 लाख तो भूल ही जाइए,
कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा गलत एक चीज़ क्यों परसेप्शन क्रिएट किया है। मैं अपनी एलपीयू की बात करूं, मैं बता रहे थे मुझे पीछे, जो मेरी एवरेज फीस रियलाइजेशन है, एवरेज सभी प्रोग्राम्स की डाल के आफ्टर स्कॉलरशिप 73,000 है पर सेमेस्टर, मतलब 1.5 लाख रुपया साल से नीचे यूनिवर्सिटी के, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, पैरामेडिकल प्रोग्राम्स भी हैं, सब मिला के। यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस यदि हम एवरेज लेके चलें, हालांकि बहुत ही कम है, किसी भी स्कूल बता दीजिएगा थोड़ा सा, हर शहर में कम से कम 20 स्कूल होंगे जिनकी फीस मुझसे ज़्यादा होगी, स्कूलों की। वहाँ कोई भी नहीं बोलता पेरेंट्स कि फीस ज़्यादा है। जब ये हायर एजुकेशन आती है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि हम कहते हैं आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए है और कुछ बच्चों को शायद 1 लाख भी होगी, एनआईटी की फीस 1.5 लाख रुपए है, आईएम्स की तो 20-25 लाख पहले ही ज़्यादा है हमसे। इसमें ना हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस 500 रुपये है, वेरी गुड। इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हर आईआईटी को भारत सरकार हर स्टूडेंट के पीछे 10 लाख रुपए साल की फीस देती है, ग्रांट देती है, जबकि लैंड भी फ्री मिली है उनको, बिल्डिंग्स भी फ्री मिली हैं, लैब्स के इक्विपमेंट भी फ्री मिलता है, सारा कुछ सरकार की सपोर्ट मिलती रही लगातार। हमें तो लैंड भी मार्केट रेट पे खरीदनी है, बिल्डिंग भी बैंक से लोन लेके बनानी है, बैंक को लोन भी वापस करना है, उनको तो वापस नहीं करना, ब्याज सहित वापस करना है। और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी जो हमें तंग करती हैं नेचुरली, उनको तो करती नहीं, वो तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारी फीस ज़्यादा कैसे हुई? जो टैक्स पेयर मनी लग रही है 10 लाख रुपया आईआईटी के एक बच्चे को, उसका हिसाब कौन देगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे को 10 लाख टैक्स पेयर्स की फीस लग रही है कि जेब से जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? फीस ज़्यादा नहीं है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, गलत मिथ बनाया गया, पहले तो ये दूर करना जरूरी है। ये क्या सर बचपन से स्कूल की फीस भर भर के पेरेंट्स के खाली हो जाते हैं, तो जब वो ऊपर पहुंचते तो उनको लगता है अब यहाँ पे थोड़ा सस्ता होना चाहिए? आप स्कूल की फीस, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बच्चा जो आपको फीस दे रहे कितने साल देने वाले हैं आप? ये 12 साल तो देंगे, 10-12 साल बढ़ेगी भी, ये तो आज की है ना। हाँ, बढ़ेगी भी। 12 साल तो अब इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं, जो हायर एजुकेशन 3 साल या 4 साल के बाद आपको सारे नॉर्म से याद आ जाते हैं, क्योंकि खाली हो गया ना सर, अब बैंक में कुछ बचा नहीं है, बच्चा अब नहीं उस टाइम तक तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है या आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। ये गलत मिथ बनाया गया है जो कि मुझे लगता है दूर होना चाहिए। राइट। और मैं तो डाटा से सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, नहीं, अग्रीड। और मैं कुछ फिलोसफिकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो totally डाटा से सपोर्ट करके बोल रहा हूँ। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे बातचीत से पहले कि बाहर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड की बात कर लें, येल की बात कर लें, स्टैनफोर्ड की बात कर लें, वहाँ पे एंडोमेंट फंड्स होते हैं जहाँ पे साथ में। मैं उससे पहले एक बात कहूँगा सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है? तो करोड़ों में है। 1 साल की 1 करोड़ की फीस पड़ती है यदि आप यूएस में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में लें या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में लें, यूके के लें। 60 लाख के करीब फीस है उनकी, 50 से 60 लाख रुपए, 30-40 लाख रुपए रहना, ये वो खर्चा पड़ता है। 1 करोड़ का खर्चा, और इंडियन में कितना ले रहे हैं हम? जैसे मैंने बोला, मैं अच्छे में माना जाता हूँ, मेरी टॉप रैंकिंग्स हैं, टॉप एक्रेडिटेशंस हैं, 1.5 लाख रुपये एवरेज फीस, हॉस्टल का डालने 1 लाख रुपये, और वहाँ आप 1 करोड़ दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, खुशी से दे रहे हैं। यहाँ 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में आपको बुरा लगता है। ये मिथ दूर होना चाहिए। हाँ, अब आप बोलिए, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट किया मैंने। सर, दुनिया में हमने देखा है आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हार्वर्ड हो गया, येल, स्टैनफोर्ड, ये लोग एक चीज़ पे टिकी रहती है, एंडोमेंट फंड, जिसमें एलुमिनाइज, कॉर्पोरेट और डोनर्स होते हैं, वो फंड देते हैं और उससे एजुकेशन को स्पॉन्सर किया जाता है। तो उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी इनका कंसर्न नहीं होता है, फिर ये अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करते हैं और फिर जो एलुमिनाइज होते हैं वो वापस आके फिर सपोर्ट करते हैं। सो आपको लगता है भारत में प्राइवेट लेवल पर भी ये यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में ये होना चाहिए आगे? देखिए, जो एंडोमेंट का कंसेप्ट यूएस में बना है या और कंट्रीज़ में है, वो इंस्टीट्यूशन 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने हैं। तो उनके एलुमनाई लाइफ के शिखर पे पहुंच चुके हैं और वो अपनी इंस्टीट्यूशन को फंड करते हैं।
विच इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट। मेरे ख्याल उनके एंडोमेंट से बिलियंस में है, 20 बिलियन 30 बिलियन समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। भारत में गवर्नमेंट जो पुराने IITs थे, IIMs थे, वहाँ ये थोड़ी सी फंडिंग मिलनी शुरू हुई है। इंसिडेंटली मैं IIT मुंबई गया तो वहाँ मैंने देखा कि एलुमनाइज ने काफ़ी सपोर्ट किया, और रादर जिस इवेंट में मैं गया था वो भी एलुमनाइज सपोर्टेड ही था। ओके। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हम कंपैरेटिवली नया है हायर एजुकेशन में, तो वो सपोर्ट एलुमनाई से भी नहीं आ रही, क्योंकि एलुमनाई भी शायद उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। पर मुझे लगता है आने वाले समय में मे भी 10 साल 15 साल बाद ये भी प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी, जैसे US में आ रही है। और दैट विल सर्टेनली हेल्प टू बिल्ड बेटर रिसर्च कल्चर, क्योंकि आमतौर पे वो फंड रिसर्च में लगता है। करेक्ट। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स भी, LPU के स्टूडेंट्स भी, या भारत की और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट भी लाइफ में ऊपर जाएंगे और वो वापस आके अपने एल्मा मैटर को सपोर्ट करेंगे। सो प्लेसमेंट की बात करते हैं। LPU में कुछ रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स भी हुए, कई ऐसे लोग थे जिनको काफ़ी हाई पैकेज मिला जो नेशनल न्यूज़ भी बन गया, उस बारे में बताइए सर। हाँ, हम खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चों ने प्लेसमेंट एंगल में, जो करियर की हम बात करते हैं, बहुत अच्छा किया है। अभी इसी वर्ष ही एक हमारा विष्णु करके बच्चा है, कोयम्बतूर के गांव से निकल के आया वो। ओके। वहाँ के लोकल मीडियम में पढ़ा। पहले साल में उसके माता पिता का देहांत हो गया, दादी ने पाला उसको, और हमारे पास बीटेक लेटरल एंट्री में आया, मतलब डिप्लोमा भी उसने वहीं से किया था। और इतना बढ़िया किया उसने इधर आके। इंटर्नशिप पे गया, रोबोटिक्स में कंपनी थी वो, मिल्क प्लांट था, लेकिन वो रोबोटिक्स यूनिट में गया उनके, और इतना इम्प्रेस किया उन एक साल इंटर्नशिप के दौरान कि उन्होंने उसको 2.5 करोड़ का पैकेज दिया। और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे को, या IIT के बच्चे को, IIM के बच्चे को हिंदुस्तान की कंपनी के द्वारा ओके 2.5 करोड़ का पैकेज आज तक नहीं दिया गया। और हिंदुस्तान में ही प्लेसमेंट, मतलब हिंदुस्तान में काम करेगा, बाहर जाके भी नहीं। तो ये मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था ये। और नॉट फॉर मी ओनली, आल्सो फॉर द प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन ऑफ दिस कंट्री, कि यदि आप बच्चा अच्छा है और उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करें तो वो लाइफ में शाइन कर सकता है। ऐसे और बच्चा था एक मेरा, उसको 1 करोड़ 3 लाख का पैकेज मिला, अभी पास आउट भी नहीं हुआ था। दोनों बच्चों का सेम स्टेटस है ये। और तकरीबन 1700 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला। तो अच्छा लगता है कि बच्चे लाइफ में शाइन करें, और ये एम है कि हम तो चाहते ही हैं कि जब बच्चा इस प्रांगण को पार करे, अपनी डिग्री पूरी करके करियर लेके जाए, डिग्री तो इंसिडेंटल ही हो। सर एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं। कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है कि जल्दी एग्जीक्यूट होने चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बोला, 2 सेट्स हैं, एक है सरकार क्या करे, एक है हम क्या करें। ठीक है। और हम मैं यानी प्राइवेट, आप क्या? प्राइवेट या कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ भी करे। एक तो रेगुलेटर क्या करे, एक यूनिवर्सिटी क्या करे, या कॉलेजेस क्या करे। मैं भी बात करता हूँ कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटी की, हम क्या करें। हमें सरकार तो फैसिलिटेट करे कि रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स एक लॉजिकल और रिजनेबल बनाए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपनी एनर्जी और अच्छे कामों पे लगा सकें, सरकार के इलॉजिकल नॉर्म्स को पूरा करने के लिए या कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने में ना लगे रहे। होने चाहिए, कुछ तो मार्गदर्शन होना चाहिए, पर लॉजिकल होना चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं। वो एक पार्ट है। अब आगे हम क्या करें। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है। यदि हम इस सेक्टर में आए हैं, किसी भी कार्यवर्ष आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, हायर एजुकेशन सेक्टर को बेहतर तरीके से पब्लिक के सामने पेश करें जी। और अपने बच्चों का करियर बना सकें। LPU में हमें लगा कि जॉब प्लेसमेंट तो होती है, वो तो सारे ही करते हैं हिंदुस्तान में, हमें भी करनी चाहिए और करते भी हैं हम। लेकिन इसके अलावा क्या, हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई जॉब चाह रहा है जी। जॉब क्रिएटर्स नहीं बनना चाह रहा। तो हम जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करें। तो हम हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग देयर स्टूडेंटशिप कि आप एंटरप्रेन्योर बनो एज ए स्टूडेंट। और जो आप अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करते हो, उस प्रोजेक्ट्स को एकेडमिक के साथ साथ इसको ऐसा बनाइए कि आप इससे पैसा कमा सके। इस प्रोजेक्ट को लैब तक ही ना सीमित रहे, इसको जनरली आप बेच सके, मार्केट ले जाइए, मार्केट कर सके। और ये हम हर डिसिप्लिन में करते हैं। और ये कोशिश करते हैं
कि बच्चा जो अपनी फीस देता है हमें, वो इन प्रोजेक्ट्स को बेच के या इस प्रोजेक्ट से सीख के अपने स्टूडेंटशिप के दौरान ही निकाले। वो हमारा एफर्ट हमेशा रहता है। एग्जाम्पल मैं दूंगा कुछ। यदि एक मैनेजमेंट का बच्चा, बिजनेस का बच्चा, और वो फाइनेंशियल बिजनेस सीख रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि तुम स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करो। वो हम भी फंड करते हैं कई बार। और जैसे जैसे 2 साल है आपकी डिग्री, मास्टर्स या बैचलर्स 3 साल की है, 3 साल में आपने क्या कमाया उसके बेस पे हम आपको ग्रेड भी देंगे। ओके। और आप उस पैसे से अपनी फीस पे करें। एक एग्जांपल। ऐसे ही मार्केटिंग के बच्चे हैं, उनको हम कहते हैं आप प्रोडक्ट क्रिएट करें अपनी, या मार्केट में मिलती है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, वहीं से खरीदें, लेकिन उसको अपनी ब्रांडिंग करें, लेबलिंग करें, ठीक है, अपने तरीके से, और उसको मार्केट में बेचें, ऑनलाइन मोड में बेचें या निश मार्केट में बेचें, और उससे पैसा कमाएं। वो बड़े अच्छे एग्जांपल सामने आए हैं हमारे, वहाँ बच्चों ने अच्छा पैसा कमाया। एक मुझे बच्चा याद है, उसने जो ये कार्ट होती है, ये वो कंपनी खोली, और हमारे कैंपस के अंदर से वो आज के दिन में बड़ी बढ़िया कंपनी चला रहा है। एक ने टूरिज्म कंपनी खोली, वो पहले हमारे अपने स्टूडेंट्स की टिकटिंग किया करता था, और आज वो मेरे ख्याल उसको 60-70 करोड़ का फंड मिला। तो वो हम सिखाना चाह रहे हैं। जर्नलिज्म की मैं बात करूं तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप ब्लॉग लिखिए, उसमें कितने व्यूज़ आते हैं, कितने शेयर आते हैं, उसके बेसिस पे हम आपको इवेल्युएट करेंगे। और आप यूट्यूब पे डालिए, उसमें पैसा कमाइए। फिल्म प्रोडक्शन के बच्चों को कहते हैं फिल्म्स बना के यूट्यूब पे डालें, व्यूज़ कितने आते हैं, कैसे आप देखे जाते हैं, वी इवेल्युएट आल्सो ऑन दैट, और आपको पैसा भी कमाया जाएगा। इंटर्नशिप पे बच्चे जाते हैं, 1-1 लाख रुपए उनको महीने का मिलता है। यदि कोई 1 साल के लिए इंटर्नशिप पे गया तो 12 लाख रुपए, मतलब उसने सारा फीस और हॉस्टल का सारा उसी में से निकाल लिया। एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उनको कहते हैं आप कुछ सीड बनाएं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाएं, कुछ मिनिएचर प्लांट्स बनाएं, और उनको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बेचिए और पैसा कमाएं, और अपनी फीस निकालिए। फैशन के बच्चों को कहते हैं यार ये रैम्प के लिए जो गारमेंट्स बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रियल लाइफ में गारमेंट सीजन होते हैं वो बना के आप अलग से बेचिए। तो हमने अंदर शोरूम भी बना के उनको दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड में बच्चे बेचते हैं, उससे पैसा कमाएं। एजुकेशन के बच्चे हैं, उनको हम कहते हैं अपनी कंसल्टेंसी करो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप, उससे पैसा कमाओ। और काफ़ी बच्चों ने 12-12 लाख रुपए साल का कमाया है, साल का 12 लाख रुपए। तो हर फील्ड में लॉ के बच्चों को कहते हैं ठीक है आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, लेकिन ड्राफ्टिंग तो कर सकते हैं। सही बात। तो आप ड्राफ्टिंग करें किसी एडवोकेट के साथ मिलके या किसी कॉरपोरेट के साथ मिलके, हम अपॉर्चुनिटी कराते हैं, उसमें आप पैसा कमाएं। इंग्लिश के बच्चों को कहते हैं आप कुछ लिखिए किसी लोगों के लिए, उसमें आप पैसा कमाएं। तो हर डिसिप्लिन में जी पैसा कमाया जा सकता है, और हमारी यही कोशिश है कि बच्चा अपनी फीस उससे निकाले। और मुझे खुशी है कि तकरीबन पिछले साल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा, 1000 से ऊपर बच्चों ने अपनी फीस इस पे निकाल पाए। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं कि वेबसाइट बना के आप बेचिए, सॉफ्टवेयर बना के आप बेचिए। अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है, कहीं भी आप बेच सकते हैं। करेक्ट। कुछ बच्चे ट्रेनिंग करवाते हैं जावा की या और सॉफ्टवेयर की दूसरे लोगों को ऑनलाइन मोड में जाके, एंड दे मेक ए गुड मनी। राइट। हैकाथॉन्स करिए, उसमें अवार्ड मिलते हैं। कुछ बच्चों ने तो अपनी फीस हैकाथॉन में प्राइज जीत के निकाली है, या कंपटीशन से प्राइज मनी जीत के निकाली है। स्पोर्ट्स के बच्चे तो ऑलरेडी हमारे शाइन कर ही रहे हैं। तो इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। तो 22 साल बाद 2047 की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ का रूप कैसा होगा? अगर 3 इडियट्स जैसी मूवी 22 साल बाद बनेगी तो कैसी बनेगी वो? 3 इडियट्स मूवी 22 साल बाद बने, मतलब उसका सीक्वल बने तो कैसे बनेगा? 22 साल का मतलब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि यदि 2047 में जब भारत विकसित भारत के रूप में बने, जो हम सब चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा, तो मैं समझता हूँ उस टाइम जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो क्या चाहेगी, जो मेरी समझ है आज के दिन के हिसाब से, कि मैं ये बोलूँ हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की ललक आ जाए और वो एज ए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम करे, तो मुझे लगता है वो एक बड़ी बात होगी। कि प्रोजेक्ट्स तो हमने करने हैं, जो शायद 3 इडियट्स ने 2009 में आई थी,
ये बात की कि क्लासरूम एजुकेशन ना हो, बच्चे प्रोजेक्ट्स करें, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करें ताकि वो बेहतर सीखें, विच वॉज गुड। और हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन हमने उसके बाद और स्ट्रांगली फॉलो किया। लेकिन अब हमने एक स्टेप आगे चल रहे हैं हम, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे पैसा कमाएं, उसको मोनेटाइज भी करें। हाँ, अकेले प्रोजेक्ट ही ना करें, प्रोजेक्ट ऐसे करें जिससे उसको मोनेटाइज कर सके ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप, और अपनी फीस निकालें उसी से ही, पेरेंट्स पे डिपेंडेंस ना रहे। पेरेंट्स को भी अच्छा लगे, अरे मैंने जो बच्चे को पहले साल फीस दी थी वो भी वापस आ गई, और आगे बच्चे ने मुझसे फीस लेना बंद कर दिया। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि बच्चे स्पोर्ट्स में ओलंपिक मेडल जीते हैं, कुछ ऐसा हो बच्चे अपनी फील्ड में इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। चलो इंडिया के फिल्म फेस्टिवल में तो जाएं, लेकिन ऑस्कर तक जाएं, उसमें हमारा एक बच्चा भी गया था, ऑस्कर में जाएं। ओके। सो इस तरीके की आउटकम आए जो कि विजिबल हो, पूरी दुनिया को दिखे, वो मुझे लगता होगा विकसित भारत का मिशन भी होगा, और 3 इडियट्स का सीक्वल भी होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा अपनी प्रोजेक्ट से मोनेटाइज कर रहा है, और उसके साथ साथ नेशनली और इंटरनेशनली अपना नाम पैदा कर रहा है, अवार्ड्स, कंपटीशन, हैकाथॉन्स जीत रहा है। तो वो मिनिमम मुझे लगता होना चाहिए। ठीक है। और हम आज के दिन में कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली सक्सेसफुली कर रहे हैं। सर, नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी, एक पॉलिटिशियन के लिए? मुझे लगता है आजकल शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेटवर्किंग है किसी भी फील्ड के लिए। चाहे आप स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट के तौर पे, तो वहाँ भी अपने जो आपके साथी बच्चे उनसे नेटवर्किंग ही करते हैं। और आमतौर पे जो बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल में जाता है, ये माना जाता है जो उसकी स्कूल की नेटवर्किंग होती है वो उसकी लाइफ लॉन्ग काम आती है। जो रिलेशनशिप बनते हैं जी, वो रिलेशनशिप फॉर लाइफ होते हैं, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसकी मदद करते हैं। कॉलेज में जाते हैं, वहाँ जो आपके दोस्त बनते हैं वो आपके भाई से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग है। प्रोफेशनल लाइफ में भी जब अपने कुलीग से मिलते हैं, तो मुझे लगता है जब भी कोई मुसीबत आती है सबसे ज़्यादा साथ आपके कुलीग्स देते हैं, चाहे आपके कंपटीटर भी होते हैं। मुझे लगता है लाइफ के हर मोड़ पे इंपॉर्टेंट है। कहाँ महत्वपूर्ण है ये बताइए आप मुझे। पड़ोसी हम कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी होने चाहिए ना जी। और ये कहा जाता है कि आप शायद वाइफ तो बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते तो वो भी एक नेटवर्किंग का पार्ट ही है। तो मेरे के लिए तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इम्पोर्टेंट है। राइट सर, ऑल पार्टी डेलीगेशन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गई थी अलग अलग कंट्रीज़ में, सो उसमें आप भी उसका एक हिस्सा थे। जी जी। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? आप किस कंट्री में गए थे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 7 डेलीगेशंस गई थी उसमें एक में मैं था, और मैं रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, इन 5 देशों में गया था। भारत सरकार ने चुना था मुझे, तो ये मेरे लिए अपने लिए एक हर्ष की बात भी थी और अचीवमेंट भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे चुना गया उसके लिए। एक्सपीरियंस, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, और ऐसे मौके पर कर रहे थे जब देश एक जंग से गुजर के निकला था, और कुछ रीज़न से भारत की जो इमेज है वो थोड़ी सी हर्ट हुई थी, और पाकिस्तान हमें गलत तरीके से पूरे विश्व में बता रहा था और हमारे अगेंस्ट जो है दुष्प्रचार कर रहा था। तो हम सभी 5 देशों में जाके मिले, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट से मिले, वहाँ के मिनिस्टर से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले, वहाँ के मीडिया से मिले, और अपने इंडियन डायस्पोरा से मिले, और बाकी और लोगों से भी। तो उनको जो एक गलत फहमी थी भारत के बारे में वो हम कन्विंसिंगली दूर कर पाए। ठीक है। कि भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन भारत पे कोई आंख उठाएगा या भारत के नागरिकों की हत्या करेगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। जी। और भारत की जो सामरिक शक्ति प्रिसीशन के साथ है, हमने जो भी हमला किया पाकिस्तान पे प्रिसीशन के साथ किया, कहीं फालतू में वहाँ की जनता का नुकसान नहीं पहुँचाया। उनके उग्रवादियों के ठिकानों पर या फौजी ठिकानों पर बहुत ही टारगेटेड हमला किया, वहीं तक कि हमने अपना नुकसान उनको पहुंचाया और एक मैसेज दिया कि आप दोबारा ऐसा करोगे तो बच के रहना, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। पर आप राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से आते हैं, बट फिर भी आपको लिया गया देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा होता है जब आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं,
जब आप बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप देश से बाहर जाते हैं, विदेशी धरती पर जाते हैं, तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पार्टी आपके लिए मायने नहीं रखती, पार्टी की आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती। हालांकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी देशभक्ति की है और देश के लिए है। तो वहाँ तो हमें अपने देश को ऊपर लेके जाना था, हमारे झंडे का मान बढ़ाना था। तो राधा जो मेरा ग्रुप था, उसके जो लीडर थे वो भी डीएमके से थे, ओपोजिशन से थे। हम 5 लोग थे उसमें मेंबर पार्लियामेंट, उसमें से 4 ओपोजिशन के थे। कौन कौन था सर? राजीव राय थे अपने समाजवादी पार्टी से, मैं था, आरजेडी से प्रेम गुप्ता जी थे, बीजेपी से एक सांसद थे और कर्नाटका से, और कन्नी मोजी थी डीएमके से थे। तो हमने खुल के अपने देश को रिप्रेजेंट किया और कन्विंसिंगली किया। तो देश सबसे ऊपर है, जब बात देश की आए तो देश सबसे ऊपर है। आपका पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? देखिए, अब क्योंकि मैं राज्यसभा में हूँ आज के दिन, तकरीबन 2.5 साल बाद मेरी टर्म खत्म हो जाएगी जी। और पॉलिटिकल सिस्टम में हर कोई चाहता है कि आज मेरी ये पोस्ट है, एक तो ये कंटिन्यू रहे और मैं आगे ग्रो करूँ। कुछ बुरा भी नहीं है, हम बिजनेस में भी ये चाहते हैं, हम जॉब में भी ये चाहते हैं। तो नेचुरली मेरी इच्छा भी ये है, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं। लेकिन ये होगा नहीं होगा, कब होगा, इसके बारे में आप ज़्यादा प्लान नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। वो फिर आपको डिस्टर्ब करता है, आपको गलत काम करने पे भी कई बार मजबूर करता है। ओके। तो वो मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा। जो समय आएगा, समय मेरे लिए निर्धारित करेगा, जो डिवाइन फोर्सेस मेरे लिए निर्धारित करेंगी, वो उसको मैं खुशी से लूँगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो आप उनमें से हैं जो डिवाइन फोर्स में बिलीव करते हैं, या आप उनमें से हैं कि भाई मैंने किया है तो ही हुआ ये? देखिए, ये तो मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं विश्वास रखता कि मैंने किया तो ही हुआ है। हम सब हिंदुस्तानी आमतौर पे जी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि कर्म तो हमें करना होगा। जी। गीता भी हमारी ये कहती है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका फल क्या आएगा, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। और शायद हम उसमें शांत भी रहते हैं और कुछ गलत काम भी नहीं करते। तो ये हमारे भारत की संस्कृति की देन है और हमारे पूर्वजों की देन है कि हम इस ध्येय से सभी आगे बढ़ते हैं। पैसा कितना मायने रखता है आपके लिए? आप अपने बैलेंस शीट को कितना रेगुलरली चेक करते हैं? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कितना ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन जो जिम्मेवारी है वो बिल्कुल पूरी निभाता हूँ मैं। यदि आप पर्सनल की बात करें तो शायद पर्सनल फ्रंट पे तो मुझे लगता है मेरे बैंक में कोई लंबा चौड़ा पैसा होगा भी नहीं, शायद मेरी कोई एफडी भी नहीं है। सर, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ एलपीयू में आई हुई हैं। धोनी भी आए थे यहाँ पे, तो धोनी से आपकी मुलाकात कैसी थी? एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, आपने क्या देखा उनमें? मुझे लगता है वो फील्ड में भी शांत है और फील्ड के बाहर तो शांत होंगी। तो ही इज़ ए कंपोज्ड और वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। बहुत ही पॉजिटिव, अच्छे तरीके से बात करते हैं, दूसरे को कंफर्टेबल करते हैं। और आपको ये नहीं लगता कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं, आपको लगता है कि अरे धोनी साहब को तो मेरा बचपन का दोस्त है ये तो मुझे लगता है वो उनमें बिहार की अच्छी क्वालिटीज हैं सारी। शाहरुख खान भी यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो शाहरुख से कैसा इंटरेक्शन था आपका? शाहरुख तो कुछ ज़्यादा दिल वाले हैं। जैसे हमारे पास आए थे आधा घंटा के लिए और वो 2.5 घंटे तक डांस करते रहे। अच्छा। और उसके बाद भी वो नहीं गए, बैठ गए और चाय पानी स्नैक्स चल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। उनका एक अगला इवेंट था, वो मिस कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो ही इज़ ए दिलदार इंसान है, बढ़िया, और मज़ा आता है उनके साथ। सो इन लोगों से आप टच में रहते हैं अभी भी, कभी आपको लगे तो? कम रहता हूँ मैं, पर यस, थोड़ा बिल्कुल रिलेशनशिप है मेरा सबके साथ, एंड दे आर गुड पीपल। तो करेक्ट। मोदी जी भी आपके कैंपस को विजिट कर चुके हैं? हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते मेरे कैंपस में आए हुए हैं। सो उनको भी डॉक्टरेट उन्होंने भी एक्सेप्ट किया यहाँ पे? नहीं, वो ऐसा इवेंट नहीं था, वो ऐसा कन्वोकेशन नहीं था, बट प्रणब दा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रिसीव किया। जब प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने, जब दूसरी बार आए तब हमारा डॉक्टरेट एक्सेप्ट किया था। तो बहुत बड़ा मान सम्मान दिया उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी को कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं।
लेकिन जब मोदी जी आए थे उसमें एक डिफरेंट चीज़ हुई थी। जी। देश में हम सब जानते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को पहली बार एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री के तौर पे उसमें जय विज्ञान जोड़ा। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे कैंपस में आए उन्होंने उस नारे में जय अनुसंधान जोड़ा पहली बार देश के लिए। तो मुझे लगता है ये हमें बहुत बड़ा मान सम्मान है कि एलपीयू में देश के लिए एक नया नारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। सर पार्लियामेंट में अगर वॉकआउट करते हैं तो पैसे नहीं कटते, सेशन मिस करते हैं तो पैसे कटते हैं अटेंडेंस को लेकर? यदि आपने अटेंडेंस लगा दी है तो आपको मिल जाते हैं। अटेंडेंस नहीं लगाई तो नहीं मिलते हैं। तो लगा बिना जाए भी लगाई जाती है अटेंडेंस? नहीं, बिना जाने वो आप इन पर्सन साइन करने होते तो हैं। साइन करके वापस आ सकते हो आप? हाँ, वो हो सकता है। तो कितना कटता है अगर अटेंड नहीं किया, साइन भी नहीं किया, गए भी देखिए, नहीं? जो सैलरी है वो तो पूरी मिलती है, लेकिन वहाँ जो जाते हैं शायद 2,000 या 3,000 रुपये वो पर सिटिंग के मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, वो नहीं मिलेंगे। तो हम जो सुनते हैं कि ये एमपी 50% टाइम नहीं थे, तो 50% का उनका जो वो भत्ता होगा आने का, वो डेली का वो अलाउंस नहीं वो मिलेगा? हाँ, वो कट जाएगा। मतलब नहीं मिलेगा, कटेगा तो नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं थे उसके लिए क्योंकि आप गए नहीं हैं उधर। तो इसके लिए क्या करना होता है? आप लोगों को कुछ बिल वगैरह रेज करना होता है? कैसे होता है, क्या प्रोसेस क्या? नहीं, बिल नहीं रेज करना होता है इसके लिए। सैलरी के लिए या भत्ते के लिए बिल नहीं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ही जनरेट करता है उनका। तो पैसे का क्या करते हैं आप, जो सैलरी आपको पार्लियामेंट से आती है? वो मेरे अकाउंट्स में पड़ा हुआ अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं। उसमें जो दिल्ली के खर्चे होते हैं, हाउस रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, या और जो दिल्ली के, वो वहाँ से जा रहे हैं। और एमपीज की सबकी सैलरी एक ही होती है सर, या सीनियरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है? नहीं, एक ही होती है, सबको उतना ही पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। ये रोष नहीं होता कि अरे मैं तो इतने साल से एमपी हूँ, आप तो नए आए हो, सेम साल? शायद पेंशन में फ़र्क होता है, शायद, मुझे मालूम नहीं है वो, ठीक है। लेकिन सैलरी सेम ही होती है। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के तौर पे शायद ज़्यादा मिलती हो, लेकिन एमपी के तौर पे तो वही मिलती है। वही मिलती है। फ्री टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब होते हैं, ब्रेक चल रहा होता है या कुछ, तो आप लोग डिस्कस करते हैं या मोबाइल पे रील वगैरह भी देखते रहते हैं, कैसे होता है? नहीं, दोनों काम ही होते हैं। कुछ रील देख रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली एमपी भी इंसान ही है, यही सिस्टम से बाहर गए हैं वो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो फ्री टाइम हो मैं कोई ग्रुप बैठा हो बीच में जाके बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे कोशिश होती है मैं सीख सकूं, क्योंकि इतने बड़े लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग आए हैं सभी। और जनरली किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे ट्रेजरी बेंच के हों, मुझे अपने साथ बिठा लेते हैं। अच्छा। फूड कहाँ का बेटर है, पंजाब का, दिल्ली का? देखिए, यदि आप फूड की बात करेंगे ना, वो तो पंजाब का ही बेहतर है। पंजाब के फूड का क्या मुकाबला। डिबेट हो सकती है इस पे हमारी? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। हाँ, अयोध्या का ठीक है, काफ़ी अच्छा है। आप अयोध्या से हैं ना, मैं भी होके आया था अयोध्या, तो अच्छी तरह जी। बढ़िया वहाँ का फूड खा के आया है। पर पंजाब के फूड को आप दिल्ली के फूड से ज़्यादा बेटर रेट करते हैं? देखिए, मैं तो करूँगा ही, और क्योंकि मेरा तो मदर फूड पंजाब का है, तो नेचुरली है। सर पंजाब में ड्रग्स की जो समस्या है उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है, इस पे क्या विचार है आपका, कैसे काम हो रहा है, कब तक नशा मुक्त हो सकता है पंजाब, इस पे कैसे? देखिए, हम बात इसमें सीधे तौर पे करेंगे। जो ड्रग की समस्या है ना, वो अकेले पंजाब की समस्या नहीं है, वो पूरे देश की समस्या, पूरी दुनिया की समस्या है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ ड्रग ना हो। आमतौर पे अरेबियन कंट्री छोड़ दीजिए, वहाँ भी छुप छुपाती होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है पंजाब को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और इसमें मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे मूवी इंडस्ट्री ने काफ़ी गलत रोल प्ले किया। ओके। क्योंकि आप देखिए, जो उड़ता पंजाब मूवी आई थी उसने बड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जैसे कि पंजाब ही ड्रग, बाकी पूरा हिंदुस्तान तो स्वर्ग ही है, और पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं ड्रग नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही है। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। क्यों? जो मेरी समझ कहती है कि जो भी आप हिंदी मूवी देखें ना, कोई भी हिंदी मूवी हो जो भी सुपर हिट हुई है, उसमें एक पंजाबी गाना जरूर होगा, पंजाब की झलक जरूर होगी किसी तरीके से। तो फिल्म इंडस्ट्री को लगता है यार पंजाब के टॉपिक पे या पंजाब को लेके मूवी बनाएंगे तो पैसा बन जाएगा, तो उस वजह से ऐसी मूवी बन गई और वो हिट भी हो गई।
लेकिन इस सब बातों के बावजूद जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, उन्होंने इस पे बहुत बुरी तरह से काम किया और ड्रग के खिलाफ एक युद्ध डिक्लेयर किया और बड़े बड़े ड्रग माफिया को पकड़ा, अंदर किया, कुछ एनकाउंटर भी हुए होंगे और काफ़ी उसकी जो जड़ें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। लेकिन हम कहीं 100% ख़त्म हो गया, वो तो ना पंजाब में ख़त्म हुआ ना दुनिया के किसी कोने में कभी ड्रग ख़त्म हुई है जी। लेकिन उसको हमने कंटेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सक्सेस है। ठीक है। तो यही हम चीज़ बाकी सभी करें तो ठीक है और बेटर हो रहा है पंजाब का एनवायरनमेंट। तो गलत पंजाब को जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो मुझे लगता है उससे ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। किसी फेलो एमपी के साथ कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन आपको याद आता है जो आप शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग? देखिए, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है जितने मेरे फेलो एमपी, क्योंकि सभी मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं। 2-3 बातें उन्होंने मुझे कही अलग अलग मौक़ों पे। एक तो कहा यहाँ पार्लियामेंट में पाए हो कभी एरोगेंट मत होना। ये किसने कहा? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि एरोगेंट मत होना। ठीक है। क्योंकि वो सबसे बुरी लगती है इधर। हाँ। चलो फॉर्चुनेटली शायद हम वो थे भी नहीं, पर उन्होंने अपनी तरफ से ही बात कही। पर अच्छा लगा, मुझे पता लगा कि ये छोटी बात का भी ध्यान रखना होता है। लोग दूसरा किसी को हर्ट नहीं करना, चाहे आप पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं चाहे पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी है आपने कि जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। पर एक नेता के लिए तो कितना डिफिकल्ट है, कोई ना कोई तो हर्ट होगा उससे। नहीं, हर्ट नहीं करना। देखिए, आप पॉलिटिकल लैंग्वेज तो यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली हर्ट करना। पर्सनली। मैं एक बार बोल रहा था पार्लियामेंट में, ठीक बोल रहा था, तो एक ट्रेजरी बेंच से खड़ा होके उसने मेरे लिए अपशब्द यूज़ किए। ओके। काफ़ी बुरे थे, मैं बोलूँगा तो शायद वो देख के समझ आ जाएगा। तो मुझे उसका हर्ट हुआ और मैं कंप्लेंट लिख के मैं फाइल करने जाने लगा। तो एक मतलब ओपोजिशन के, मेरी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेता थे, उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया, मुझे बिठा लिया, बोलते हैं बैठो। तो बिल्कुल गलत किया और सभी ने मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने ये शब्द यूज़ किया, हालांकि मुझे नहीं पता लगा, एक मेरे फेलो एमपी थे, उनको पता लग गया और उनका मैं नाम जरूर बता सकता हूँ, श्री जय बच्चन जी। अच्छा। क्योंकि वो उसके ज़्यादा नज़दीक थे। वो खड़े होकर उन्होंने जो उसकी डांट लगाई। जया जी ने उसको भी डांटा? उसको डांटा। जया जी अक्सर डांटती हैं, खैर कोई नहीं। नहीं, हाँ, उन्होंने इस पर डांटा कि आपने अपशब्द मेरे लिए क्यों इस्तेमाल किए। जी जी जी। तो नेचुरली बाद में मैं हर्ट था, तो मैंने कंप्लेंट बना के मैं ले जाने लगा कि ये तो प्रिविलेज मोशन में जाएगी। तो फिर मुझे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे सीनियर, उन्होंने रोक लिया और बोलते नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे नहीं बढ़ाना। तो मतलब उससे मैंने ये सीखा कि कई बार कोई आपके खिलाफ गलत बात बोल रहे या आपसे गलत करे, कुछ करे, उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करना, फालतू आगे नहीं बढ़ाना। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी और शायद मुझे उससे काफ़ी मदद भी मिली। ओवरऑल जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं तो आपको कोई रिग्रेट होता है कि काश ये हो गया होता? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि आगे क्या होगा, जैसे आपने पूछा जब कि क्या होगा नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव आपका जर्नी, तो मैंने ये कहा कि जो प्रभु टाइम के हिसाब से देगा तो ठीक है। मैं ये बोलूँ कि मैं नहीं करूँगा अटेम्प्ट, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन उससे सख्ती नहीं लगाऊंगा मेरे के लिए, ये मैंने सोचा हुआ है। सिमिलरली जो पीछे मैंने जितने भी काम किए उसमें कमियां भी आई होंगी, लगा होगा ये गलत हो गया, ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। छोटी सी बात हो सकती है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुझे मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए था, अभी तक नहीं खोला जी। ये एक रिग्रेट है, क्योंकि एज ए यूनिवर्सिटी आप कंप्लीट नहीं होते जब तक आपके पास मेडिकल ना हो, बाकी सब चीज़ें हैं हमारे पास। आप पूछेंगे क्यों नहीं किया, तो ऑफ कोर्स देयर आर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो सुटेबल नहीं थी, तो उस वजह से हम उस पर नहीं आगे बढ़े। एक और हो सकता है कि मल्टीपल कैंपसेस क्यों नहीं किए, क्योंकि जो मेरे साथ आए हैं सभी ने आमतौर पे मल्टीपल कैंपसेस किए हैं, पर मुझे लगता था कि नहीं, एक कैंपस को ही हमें एक्सपैंड करना चाहिए, सारे अपने रिसोर्सेज वहीं लगाने चाहिए, ये मेरी सोच थी। क्योंकि दुनिया की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, 200 साल, 300 साल, 100 साल पुरानी, किसी के मल्टीपल कैंपस नहीं है। पर आप इसको रिग्रेट भी ले सकते हैं, पर ये एक मेरी सोच थी।
पर्सनल लेवल पे यदि आप पूछें मजाक में, तो मैं ये कहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में पहले क्यों नहीं गया। मुझे पहले जाना चाहिए था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको लगता है जाना चाहिए आपको? देखिए, हर कोई ये सोचता है कि आए हैं तो उसमें भी आएंगे, लेकिन आज के दिन में मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए, ठीक है। सर चलते चलते जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपके कैंपस के भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आपके एलुमिनाइज भी देख रहे होंगे, और बाहर के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अलग यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस के। एज अ स्टूडेंट आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या आपके पॉइंट्स रहेंगे उनके लिए? मुझे लगता है शायद आप ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं पॉलिटिकल बात पे। एज ए स्टूडेंट तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप जब भी स्टूडेंट हैं, ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, क्योंकि शायद कॉलेज लाइफ किसी के लाइफ का सबसे यूथ भी होते हैं आप, इनोवेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, बेस्ट टाइम, इसको पूरा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का मतलब है पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें, अपना करियर जरूर बनाएं, डिग्री के पीछे मत भागे, करियर के पीछे जरूर भागे। और पेरेंट्स ने आपके ऊपर जो पैसा खर्च किया है उसका सम्मान करें। उन्होंने बहुत मुश्किल से किया होगा, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। और साथ साथ पैसा कमाएं अच्छे तरीके से, अपने डिसिप्लिन के माध्यम से। जैसे मैंने पहले बोला, जिस डिसिप्लिन में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में प्रोजेक्ट्स करके इस तरीके के बनाएं जो मार्केटेबल हो। जी। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पहले नहीं होती थी। आज के दिन में हमारे कितने यूथ ने आइकॉन्स बना लिया, तो आज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ वो खुल के करें। इसके आगे यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, छोटे लेवल पे करें, लेकिन यदि आपको कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ज़रूर ज्वाइन करें, जॉब करें। बिल्कुल करें। और 5 साल 10 साल बाद यदि आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि आप यदि एंटरप्रेन्योरशिप पे पैसा वेस्ट भी करने की समर्थ्य होनी चाहिए आपके, ताकि आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, अपनी लाइवलीहुड आपकी ठीक ठाक चलती रहे। उसके बाद आगे यदि आप मुझसे पूछें फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में जाएंगे तो क्या करेंगे या नहीं जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में जाने का फैसला लें तो आपके रेवेन्यू रिसोर्सेज या मनी रिसोर्सेज ऐसे हों कि आप बिना काम किए अपनी लाइफ गुजार सकें। रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, शेयर्स में इनकम हो, या ऐसा बिजनेस हो जो आपके बिना भी ठीक ठाक चल जाए, जी। कम टाइम दे के भी चल जाए। तो वो जब आपका रिसोर्स क्रिएट हो जाए तो आप पॉलिटिक्स में ज़रूर जाएं और देश को अच्छी लीडरशिप दें। क्योंकि यदि आपका अपना फाइनेंशियल रिसोर्स भरा होगा तो मैं समझता हूँ आप करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर अशोक मित्तल जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको इसके बाद और आएँ आपके दिमाग में, तो उसको भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। एंड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी आपने बनाई है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ और देखकर काफ़ी अच्छा लगा। कई सारे ऐसे सेक्शंस हमने विज़िट किए, डिपार्टमेंट्स विज़िट किए जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक एक्टिविटी में। सो ऑल द बेस्ट। आप यूनिवर्सिटी को भी आगे लेकर जाएं, और राज्यसभा में जब आप हैं तो जनता की आवाज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं। उसके लिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। जाने से पहले आपने इतने क्वेश्चन पूछे मुझसे, मैं भी पूछ सकता हूँ? प्लीज़ सर, ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बस प्लीज़। नहीं, तभी तो मज़ा है ना। जी सर। रोनिक जी, एक बात बताइए, जितने भी आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं इतने सारे स्मार्ट क्यों होते हैं? रोनिक जी के आने से हमारे कैंपस में रौनक आ गई है। सर थैंक यू वेरी मच। अब पता नहीं मेरे माँ बाप जिम्मेदार हैं इसके लिए। पर सर पर जैसा कि आपने कहा, इन्फ्लुएंसर बोला आपने हमें, बट जो यंगस्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लिमिटेड अचीव करने के बाद, जो कि शायद हो सकता है एक डिजिटल मीडिया के नंबर्स में अचीव करने के बाद हमें इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, बट ऑन ग्राउंड इतने सारे हज़ारों लाखों लाइव्स को टच करना और उनको आज एम्पावर करना कि वो अपने साथ साथ और भी लोगों के लिए कुछ क्रिएट कर सकें, मुझे लगता है वो एक रियल इन्फ्लुएंसर होता है, या वो इन्फ्लुएंसिंग होती है। नॉट बिकॉज कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, पर हमको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, और आप लोगों ने साथ में मिलकर कितने लोगों की लाइफ को टच किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो आई थिंक डिजिटल के साथ अगर हमको मौका मिले कि हम ऑन ग्राउंड भी लोगों की लाइफ को टच कर पाएँ, सो आई थिंक वो इन्फ्लुएंसर वाला जो टैग है वो
टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए आप लोग हमको गाइड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी मुलाकात होगी सर। थैंक यू जी, थैंक बट दिल्ली का खाना ज़्यादा बेटर है, सॉरी। यू। अब आप दिल्ली वाले हो गए ना, इसलिए बाइस्ड है। सर मैं वैसे यदि हम 5 दिन आपको पंजाब में रख लेंगे ना, फिर आप ये बात नहीं बोलेंगे। चलिए ये डिबेट अगली बार के लिए, बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू, पॉडकास्ट, नमस्ते।